नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। हालांकि उसने लुई एक्सियन के दिव्य भ्रूण को नहीं देखा था। वह जानता था कि यह उन दोनों में से एक होना चाहिए और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह 7 रंगों वाला दिव्य भ्रूण था। वह नहीं चाहता था कि दूसरी पार्टी उसे आगे निकल जाए। 7 रंगों वाले दिव्य भ्रूण को बनाने के लिए न केवल प्रतिभा और शक्ति की आवश्यकता थी, बल्कि कुछ अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की भी आवश्यकता थी। इसलिए वह केवल आवश्यक खजाने को खोजने के लिए अपने ब्रेकथ्रू में यथासंभव देरी कर सकता था, जिससे दिव्य भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसे 7 रंग के दिव्य भ्रूण को संग्रहित करने में अधिक आत्मविश्वास मिलता था। जब समय आया और वे दोनों दिव्य भ्रूण क्षेत्र में थे, भले ही लुई एक्सियन का क्षेत्र अभी भी एक स्तर ऊंचा था, सुचेन वापस करने के लिए उतना शक्तिहीन नहीं होगा जितना वह पहले था। वह दूसरी बार इतना बड़ा अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन सुचेन को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने भव्य महत्वाकांक्षाओं के साथ गुप्त क्षेत्र से बाहर कदम रखा, अनगिनत निगाहें उस पर पड़ गईं। इन निगाहों में घृणा, उपहास, जिज्ञासा और जांच के विभिन्न रूप थे। वह जानता था कि ये उसकी लोकप्रियता से आकर्षित निगाहें नहीं थी, कुछ तो हुआ होगा। उसके दिल में तुरंत एक बुरी भावना जाग उठी, खासकर जब सुचेन को राक्षसी हत्या के इरादे से भरी बर्फीली नजरों से घूरती हुई महसूस हुई। वह इस तरह के लोग से बहुत परिचित थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले लुई एक्सियन को देखा था। वह नहीं जानता था कि कौन उसे इस तरह देखेगा, क्योंकि इस दौरान उसने किसी को ठेस पहुंचाते हुए नहीं देखा था। उसने उस असुविधाजनक दृष्टि की ओर देखा और उसके अंत में एक हट्टा-कट्टा बुरा आदमी देखा। सुचेन को पता था कि वह जोंगवान के दादा एल्डर जोंग थे, लेकिन वह इसका कारण नहीं समझ सके। किंगशान शहर में हालांकि उसका जोंगवान के साथ द्वंद्व हुआ था, अंत में दादा और पोते को ही फायदा हुआ था। इसके अलावा ऐसा नहीं लगा कि उसने एल्डर जोंग को नाराज किया है। लेकिन सुचेन की सिकुड़ी हुई भौं पर हैरान भाव एल्डर जोंग की आंखों में एक उकसावे की तरह लग रहा था। वह कुछ पूछना भी नहीं चाहता था और बस अपना हाथ लहराते हुए चिल्लाया, इस सुचेन को मेरे लिए नीचे ले जाओ। बाहर निकलने की निगरानी करने वाले कृषकों में एल्डर जोंग के संप्रदाय के शिष्य, उनके अपने परिवार के सदस्य और लोगों का एक समूह था जो गुप्त क्षेत्र में सुचेन से डर गए थे। अपनी संख्या बल के कारण उनमें अब कुछ आत्मविश्वास आ गया था। इसके अलावा एल्डर जोंग की उपस्थिति में किसी ने भी भागने की हिम्मत नहीं की। आदेश मिलते ही उन सभी ने अपने हथियार उठाए और झुंड में सुचेन की ओर दौड़ पड़े। इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में सुचेन अभी भी थोड़ा चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह गुप्त क्षेत्र में बिल्कुल ठीक रह रहा था, तो बाहर आते ही इतने सारे लोगों ने उस पर हमला कैसे कर दिया। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। ये देखकर कि वह गिरने वाला है, वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने हमले का सामना करने के लिए तुरंत अपनी खेती तकनीक प्रसारित की। क्योंकि घटना अचानक घटी, एल्डर जोंग के आसपास बहुत से सक्षम लोग नहीं थे और वे केवल कुछ संप्रदाय और पारिवारिक शिष्यों को ही पा सके। इन अस्थायी युवा शिष्यों की साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था और गुप्त क्षेत्र में सुचेन की साधना में पहले से ही काफी सुधार हुआ था। इसलिए हालांकि प्रतिद्वंद्वी असंख्य थे, उनके लिए यह एक विशेष प्रशिक्षण सत्र जैसा था। इस समय भीड़ में सुचेन युद्ध के देवता की तरह थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था और हर बार जब वह मुक्का मारता था तो एक दिव्य उड़ जाता था। इससे उसके आसपास मौजूद युवा कृषकों के समूह को ठंडक महसूस हुई। यदि एल्डर जोंग के आकर्षक पुरस्कार नहीं होते तो वे ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना चाहते। इस सुचेन की ताकत बहुत भयानक है। इतने सारे लोग उसे हरा नहीं सकते। क्या ये सही नहीं है? ये लोग सुचेन के समान उम्र के हैं, लेकिन मुझे ताकत में इतना बड़ा अंतर होने की उम्मीद नहीं थी। आसपास उत्साह देख रहे काश्तकार भी इस स्थिति से स्तब्ध थे। उन्होंने अपने दिल में अफसोस जताया कि हालांकि सुचेन की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत वास्तव में उनके साथियों से कहीं आगे थी। उसके आसपास के अधिकांश कृषक विश्वांगरों क्षेत्र में थे, फिर भी उनमें से कोई भी एक भी विनिमय के लिए उसका मुकाबला नहीं कर सका। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, सुचेन, जो मैदान में घेराबंदी में थी, ने थकान का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह और अधिक बहादुरी से लड़े। कुछ ही समय पहले अपनी खेती में सुधार करने के बाद अब इतनी बड़ी लड़ाई उसके लिए बेहद उत्साहजनक थी। वह अब निष्क्रिय रूप से बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि हमला करने की पहल कर रहा था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा था जहां लोग घनी तरह से भरे हुए थे, जैसे भेड़ के झुंड में भेड़िया घुस रहा हो। ये देखकर कि उसके आधे से अधिक अधीनस्थों को मार गिराया जाने वाला था, एल्डर जोंग अब शांत नहीं बैठ सका। मूल रूप से वह सुचेन को हराने के लिए लोगों के इस समूह पर भरोसा करना चाहता था ताकि उसे व्यक्तिगत रूप से कार्य न करना पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में प्रतिद्वंद्वी की ताकत में इतना भयानक सुधार होगा। इतने सारे लोगों की घेराबंदी में उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत उसका पलड़ा भारी था। वह पहले से ही जोंगवान का बदला लेना चाहता था और अब सुचेन की भयानक विकास क्षमता को देखकर उसे मारने का उसका दृढ़ संकल्प और भी दृढ़ हो गया। दोनों पक्ष पहले से ही दुश्मन बन चुके थे। यदि उसने दूसरे पक्ष की प्रतिभा को देखते हुए आज उस व्यक्ति को नीचे नहीं गिराया तो उसे खुद से आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब वह समय आएगा तो क्या वह मरने वाला होगा? क्या अंत में उसका संप्रदाय और परिवार भी नष्ट हो जाएगा? ये सोचकर यहाँ तक कि एल्डर जोंग को भी नीचे सुचेन के प्रति भय का एक अंश महसूस हुआ। जब वह विचार में खोया हुआ था तो युद्ध में सुचेन ने घेराबंदी में शामिल अधिकांश कल्टीवेटरों को पहले ही मार गिराया था। शेष किसान डरे हुए थे, लेकिन वे केवल गोली खाकर ही देते रहे। वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे। यदि वे पलायन करने से डर रहे थे तो वे भविष्य में अपने साथ कैसे रहना जारी रख सकते थे? यह इस तथ्य के कारण भी था कि इस बार सुचेन के आसपास पर्याप्त कल्टीवेटर थे, जिसके कारण उसके पास घातक प्रहार करने का समय नहीं था। वरना हंसी का पात्र भी बनाते तो कोई पलटकर भाग जाता। आखिरकार हर किसी के पास समर्पण करने के बजाय मर जाने की रीढ़ नहीं होती। ये देखकर कि नीचे के लोग इतने बेकार थे, एल्डर जोंग ने अंततः स्वयं कार्रवाई करने का निर्णय लिया। किसी भी मामले में वह इस बार बदला लेने के लिए यहाँ था और चेहरा महत्वपूर्ण नहीं था। ये सोचते हुए वह अब नहीं झिझका और हवा में चलते हुए उठ खड़ा हुआ। ये स्वर्गीय मानव क्षेत्र के कृषक की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। फिर वह आकाश से सीधे सुचेन और नीचे के अन्य लोगों के युद्ध क्षेत्र में उतरा। 34 एल्डर जोंग ने एक चाल चली। खड़े हो जाओ, बुजुर्ग जोंग ने तिरस्कार की दृष्टि से अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा। ये सुनकर आसपास के सभी किसान शर्मिंदा हो गए। प्रारंभ में जब उन्हें पता चला कि एल्डर जोंग ने सुचेन, जो उनकी ही पीढ़ी का था, से निपटने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया था तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि एल्डर जोंग सुचेन को ज्यादा महत्व दे रहे थे और उन्हें नीची दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन अब इतने सारे लोगों के होने के बावजूद उन्होंने उसे नहीं पकड़ा था और लगभग मिटा दिया गया था। कुछ भी कहने के लिए कोई चेहरा न बचा होने के कारण उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक तरफ हट गए। क्या एल्डर जोंग, क्या आप एक जूनियर को व्यक्तिगत रूप से धमकाने के लिए मेरे त्यानी संप्रदाय के बुजुर्गों की अनुपस्थिति का फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं? सुचेन ने व्यंग्य किया। हालांकि वह बहुत उलझन में था। जैसे ही वह गुप्त दायरे से बाहर निकला, एल्डर जोंग ने अपने आदमियों को बिना कुछ कहे हमला करने का आदेश दिया। अब वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए एक जूनियर के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की भी योजना बना रहा था। सुचेन को आश्चर्य हुआ कि इसका क्या कारण हो सकता है। बुजुर्ग जोंग ने सुचेन के शब्दों में व्यंग्य को नजरअंदाज कर दिया और उसे घूरते हुए कहा, मैं यहाँ केवल अपने पोते का बदला लेने के लिए आया हूँ। यहाँ तक कि अगर आपके त्यानी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर यहाँ होते तो मुझे रोकने का कोई कारण नहीं होता। एल्डर जोंग के शब्दों ने सुचेन को हतप्रभ कर दिया। जोंगवान का बदला? क्या जोंगवान मर गया था? लेकिन इसका उसे क्या लेना देना था?
अचानक उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई जब उसने मैसेंजर युद्ध के बारे में सोचा जो पहले गुप्त क्षेत्र में मर गया था। ये जरूर उनके खिलाफ साजिश होगी और इस मामले का संभवतः लू एक्सियन से सब कुछ लेना देना था। ये बहुत संभव है कि वही इसके पीछे था। सूचेन को पता था कि हालांकि जोंगवान उसके जितना मजबूत नहीं था, फिर भी वह गुप्त क्षेत्र में शीर्ष स्तर का था। उसे मारना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा जोंगवान की पृष्ठभूमि को देखते हुए कुछ ही लोगों में उसे गुप्त क्षेत्र में सीधे मारने का दुस्साहस होगा। इसके बारे में सोचने पर केवल लू एक्सियन में ही ऐसी क्षमता थी और परिणामों के बारे में डर की कमी थी। फिर भी वह यहाँ दिखाई ही नहीं दिया था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होगा। अनुमान लगाने के बाद सूचेन गलत आरोप लगाने को तैयार नहीं थी और उसने समझाया, बुजुर्ग जोंग, आपके प्रतिशोध का मुझसे क्या लेना देना है। मैंने जोंगवान को गुप्त क्षेत्र में कभी नहीं देखा। आपको कुछ खलनायकों द्वारा गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि लू एक्सियन जिम्मेदार था, क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और वे सोचेंगे कि वह किसी और को फंसा रहा है। हालांकि उन्होंने फिर भी अपने शब्दों में लू एक्सियन की तुलना खलनायक से की। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही सूचेन ने बात की, जो कल्टिवेटर पहले जोंगवान के साथ आए थे, वे चिंतित हो गए। वे वही थे जिन्होंने एल्डर जोंग को जोंगवान की मौत के बारे में बताया था, इसलिए सूचेन का खलनायक का संदर्भ उन पर निर्देशित था। इसके अलावा उनका पिछला खाता मंगन था। दोषी महसूस करते हुए और एल्डर जोंग द्वारा खोजे जाने के डर से उन्होंने तुरंत उसका खंडन करने के लिए कहा, सूचेन, बेवकूफ बनना बंद करो। हमने तुम्हें अपनी आंखों से वरिष्ठ भाई जोंग को मारते देखा है और अब भी तुम इससे बचने के लिए बहस करने की कोशिश कर रहे हो। ये सही है, हमने इस पर गौर किया है। आपने घोषणा की थी कि आप गुप्त क्षेत्र में एक पुल के पास वरिष्ठ भाई जोंग की जान ले लेंगे। कई लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। सूचेन, तुम घृणित खलनायक, हर किसी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। गुप्त क्षेत्र में तुम्हारे अलावा वरिष्ठ भाई जोंग को और कौन मार सकता था? सीनियर ब्रदर जोंग ने आपको केवल एक बार हराया था, फिर भी आपने ऐसा घिनौना कृत्य किया। इतना ही नहीं, हमारे कितने साथी आपके हाथों मारे गए। सूचेन, आप बस एक जानलेवा शैतान प्रमुख हैं, पूरी तरह से अपूरणीय। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये लोग एक समान नफरत साझा कर रहे थे और एक के बाद एक बोल रहे थे। उनकी बातें तार्किक और अच्छी लगी, जिससे अनभिज्ञ कृषकों ने उन पर विश्वास कर लिया और सूचेन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। एल्डर जोंग मूल रूप से एक चतुर व्यक्ति थे। सूचेन की बातें सुनकर वह कुछ संदिग्ध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वास्तव में कहानी में कुछ और भी हो सकता है? हालांकि समाचार लाने वाले कृषकों की बातें सुनने के बाद उनका संदेह दूर हो गया। इसके अलावा दूसरे तरीके से कहें तो उनके बीच पहले से ही एक दुश्मनी बन चुकी थी। भले ही इस मामले का वास्तव में सूचेन से कोई लेना देना नहीं था, भविष्य की किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए उसे आज ही उसे पकड़ना था। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद एल्डर जोंग चिल्लाया, सूचेन, चाहे आज आपके तर्क कितने भी शानदार क्यों न हो, यह मत सोचिए कि आप इस तथ्य को तोड़ मरोड़ सकते हैं कि आपने मेरे पोते जोंगवान की हत्या कर दी। मैं आपको शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए मजबूर न करें। बोलने के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष पर कड़ी नजर रखी। यदि प्रतिरोध या भागने का कोई संकेत मिलता तो वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए हमला करता। शिक्षक, अब हम क्या करें? मौजूदा स्थिति के कारण सूचेन के पास अपने पूज्य गुरु से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। घबराओ मत चेना, इतने दिनों तक आराम करने के बाद मैं कुछ हद तक ठीक हो गया हूं और तुम्हें अपनी ताकत दे सकता हूं। उत्तर मिलने के बाद सूचेन को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। बुजुर्ग जोंग, चूंकि आप एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने पर जोर दे रहे हैं, मैं सूचेन कभी भी बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा। यदि आप मुझे पकड़ना चाहते हैं तो आइए देखें कि क्या आपके पास क्षमता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके पूरे शरीर से एक शानदार दिव्य प्रकाश निकलने लगा और उनकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। संपूर्ण दर्शकों की नजर में उनकी आभा पहले दिव्य भ्रूण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंची, फिर मध्य चरण, अंतिम चरण और अंत में महान पूर्णता तक पहुंची। अंततः रुकने से पहले ये वास्तव में सीधे स्वर्गीय मानव क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस समय सूचेन हवा में तैर रहा था, आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसके चारों ओर जुलूस रून टिमटिमा रहे थे। उन्होंने महान दाव के दबाव को उजागर किया और स्वर्गीय भगवान की तरह राजसी और असाधारण दिखाई दिए। हवा में चलना, क्या सूचेन वास्तव में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में है? ये कैसे संभव है? एक कल्टिवेटर सूचेन की स्थिति पर सदमे में चिल्लाया। सौभाग्य से पास के एक जानकार कल्टिवेटर ने समझाया, ऐसी शक्ति हासिल करने के लिए कुछ विशेष गुप्त तकनीक के माध्यम से होना चाहिए। सूचेन का असली क्षेत्र अभी भी श्वानग्रोंग क्षेत्र में होना चाहिए, अन्यथा वह गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता था? इस स्पष्टीकरण से आसपास के कृषकों को भी, जो स्तब्ध थे, राहत की सांस ली। यदि इतनी उम्र में सूचेन वास्तव में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में होती तो उन पर दबाव बहुत अधिक होता और यह निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप को हिला देगा। इस बीच एल्डर जोंग को अब और भी अधिक यकीन हो गया था कि सूचेन ने जोंगवान को मार डाला था। ऐसी गुप्त तकनीक के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जोंगवान को भागने का मौका भी नहीं मिला था। यह कितना हास्यास्पद है कि वह वास्तव में सूचेन के पहले तर्कों के बाद डगमगा गया था, लगभग उसकी चाल में फंस गया था। सूचेन, तो क्या हुआ अगर आपके पास एक गुप्त तकनीक है? आज मैं स्वर्ग में अपने पोते की आत्मा को खुश करने के लिए आपको खून से भुगतान करूंगा। अपनी तलवार खींचकर बुजुर्ग जोंग हवा में चले गए और उसे सूचेन की ओर फेंक दिया। उसके चारों ओर मौजूद तलवार की स्पष्ट रूप से उसी खेती तकनीक से थी जिसका अभ्यास जोंगवान ने किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। अच्छा समय, अपने शरीर के भीतर निहित ऊर्जा को महसूस करते हुए सूचेन बढ़ते युद्ध के इरादे से भर गया। एल्डर जोंग की हवा भेदी तलवार के प्रहार का सामना करते हुए वह पूरी तरह से निडर था और उसने हथेली से वार किया। आग की लपटें उसकी हथेली में आपस में जुड़ गईं, जिससे चलचलाती रुनियां बन गईं, जिसने उसे सशक्त बना दिया। एक पल में सूचेन की नंगी हथेली एल्डर जोंग की तलवार से टकरा गई, जिससे आश्चर्यजनक शक्ति फूट पड़ी। उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी नहीं रुका, साथ ही एक दूसरे पर फिर से हमला करने लगा। उनकी गति इतनी तेज थी कि नीचे से देखने वाले कल्टिवेटर केवल आग का एक गोला और तलवार की एक लकीर को हवा में लगातार टकराते हुए देख सकते थे। प्रत्येक टक्कर से एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी जो बहरा कर देने वाली होती थी। युद्धस्थल पर शून्य क्षेत्र झील की सतह की तरह तरंगित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस दृश्य ने कई कृषकों को ऐसी शक्ति के लिए लालायित कर दिया। यह एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत थी, जो नश्वर के बंधनों को दूर करने और आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने में सक्षम था। 35 दिव्य और मानव लोगों के बीच युद्ध। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सूचेन इस हद तक एल्डर जोंग से लड़ने में सक्षम होगी। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह की स्वर्ग विरोधी गुप्त तकनीक में ऐसी शक्ति है। एक संप्रदाय के शिष्य ने मध्य हवा में जलती हुई आकृति को ईर्ष्या से देखा। दूसरा पक्ष उनकी ही उम्र का था, फिर भी वह वास्तव में एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके एल्डर जोंग के साथ आगे पीछे जा सकता था। उनकी नजर में स्वर्गीय मानव क्षेत्र के वरिष्ठ उच्च और शक्तिशाली थे, आमतौर पर इतने भयभीत करने वाले की कोई भी बातचीत करने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये सूचेन केवल एक गुप्त तकनीक पर भरोसा कर रहा है, अन्यथा वह एल्डर जोंग के एक भी ताड़ के वार का विरोध नहीं कर पाएगा। किसी और ने सूचेन से ईर्ष्या महसूस करते हुए खटास भरी बात कही। बेशक इन शब्दों की उनके बगल के साथी शिष्यों ने भी आलोचना की। आखिरकार गुप्त तकनीकों को कल्टिवेटर की ताकत का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा भले ही कुछ लोगों के पास ऐसी कोई गुप्त तकनीक हो, फिर भी उनमें एक सच्चे स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ मारपीट करने का साहस नहीं हो सकता है। सूचेन के लिए यह हासिल करना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। इससे यह भी देखा जा सकता है कि ये दुनिया बाकी सभी चीजों से ऊपर ताकत का सम्मान करती है। जब तक किसी के पास शक्ति है वह सम्मान अर्जित कर सकता है। पहले ये कल्टिवेटर सूचेन के व्यवहार को तुच्छ समझते थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने की शक्तिशाली ताकत प्रदर्शित की तो उनका रवैया बदल गया।
यहाँ तक कि संप्रदाय की कुछ महिला शिष्याओं ने सुचेन को एक अलग तरह की दृष्टि से देखा, जिससे आसपास के वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई उसे ईर्ष्या महसूस करने लगे। बीच हवा में लड़ते हुए दोनों ने पहले ही कुछ ही समय में सैकड़ों राउंड का आदान प्रदान किया था, फिर भी न तो सांस फूल रही थी और न ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र के कृषक की शारीरिक सहनशक्ति के लिए ये कुछ भी नहीं था। उनमें से किसी का भी रुकने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि लड़ाई केवल तभी समाप्त होगी जब उनमें से एक गिर जाएगा। हालांकि आखिरकार एल्डरजोंग एक सच्चे स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ थे और वह लंबे समय से इस क्षेत्र में बसे हुए थे। दूसरी ओर सुचेन अपने श्रद्धेय गुरु से उधार ली गई शक्ति पर भरोसा करके मुश्किल से लड़ने का प्रबंधन कर रहा था। स्वर्गीय मानव क्षेत्र पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से एल्डरजोंग से कमतर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अभी तक एक दिव्य भ्रूण का भी संग्रहण नहीं किया था। बाद के संघर्ष में एल्डरजोंग ने अविश्वसनीय रूप से सटीक तलवार क्यूई के साथ सुचेन को सीधे मारने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा किया। तुरंत सुचेन एक उल्कापिंड की तरह मध्य हवा से नीचे गिर गया, जिससे नीचे देख रहे कल्टीवेटर रास्ते से हट गए। वह जमीन पर पटक गया, जिससे धूल का गुबार उड़ गया, जिससे क्षण भर के लिए अंदर की स्थिति धुंधली हो गई। धूल के बीच सुचेन वास्तव में नियति की संतान, एक कभी न मरने वाला कॉकरोच बनकर जी रही थी। इस तरह के प्रहार से उसके मुंह से कुछ तक का निकला हुआ खून बाहर निकल आया, जिसके बाद वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। आसपास की धूल जमने का इंतजार किए बिना सुचेन ने छलांग लगाई और आकाश में युद्ध के मैदान में लौट आए। ये देखकर बुजुर्ग जोंग कुछ आश्चर्यचकित हुए। उसके पिछले प्रहार की शक्ति सुचेन को घायल करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी, लेकिन प्रतिद्वंदी पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा था। उस भौतिक शरीर की कठोरता बिल्कुल असाधारण थी। अपने लाभ को जारी रखते हुए एल्डरजोंग ने लगातार अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई, जिससे तलवार क्यूई की धारियां घनीभूत हो गई, जो तलवारों की बारिश की तरह उनके प्रतिद्वंदी की ओर गिरी। सुचेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर के चारों ओर के सभी लपटों को अपने सामने इकट्ठा किया और एल्डरजोंग के आक्रमण का विरोध करने के लिए एक ज्वाला ढाल बनाई। हालांकि उसके शरीर में ऊर्जा अभी भी उसे कुछ समय तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त थी, सुचेन अभी भी कुछ हद तक चिंतित थी। मूल रूप से जब वह गुप्त दायरे से बाहर आया तो उसका दायरा पहले से ही ढीला हो रहा था, एक आसन सफलता का संकेत। उसने केवल एक पूर्ण दिव्य भ्रूण को संघनित करने के लिए अपने शरीर में बेचैनी को बलपूर्वक दबाया था। हालांकि पिछली घेराबंदी ने आध्यात्मिक क्यूई को फिर से दंगा करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसे दबाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। अब एल्डरजोंग जैसे स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ना होगा। अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से लड़ाई के दौरान दिव्य भ्रूण क्षेत्र में सफल हो जाएगा। युद्ध की गर्मी में आगे बढ़ना नियति के बच्चे के लिए एक आम बात है, लेकिन सुचेन यहाँ अपने दायरे को तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। वह अभी तक 7 रंगों वाले दिव्य भ्रूण को संघनित करने के लिए तैयार नहीं था। यदि वह ऐसी जगह में जल्दबाजी करता तो संघनित दिव्य भ्रूण निश्चित रूप से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जिससे वह संतुष्ट था। इस समय वह एल्डरजोंग के साथ इस अर्थहीन लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसे जाने नहीं देगा। उसने यथाशीघ्र युद्ध समाप्त करने का मन बना लिया। सुचेन ने अपने दिल को मजबूत किया और अपने शरीर में मौजूद सभी आध्यात्मिक क्यूई को जोसा देने वाली लपटों में बदल दिया। राजसी आग की लपटें तेजी से फैल गईं और जल्द ही जहां वह स्थित था आकाश के आधे हिस्से में आकाश आच्छादित समुद्र दिखाई दिया। इससे निकलने वाले उच्च तापमान के कारण नीचे खेती करने वालों के माथे पर पसीना आ गया। एक हमले में परिणाम तय करने के सुचेन के इरादे को देखकर एल्डरजोंग ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिद्वंदी की गुप्त तकनीक की अवधि लगभग समाप्त हो गई थी। यही कारण है कि वह इतना चिंतित था। उसके हृदय में खुशी की एक किरण जाग उठी। जब तक उसने इस चाल को तोड़ा, सुचेन उसकी दया पर काटने वाले ब्लॉक पर मछली की तरह रहेगा। उनके शरीर में स्थित दिव्य भ्रूण से हरे रंग की दिव्य रोशनी निकलने लगी। हालांकि एल्डरजोंग के पास केवल हरे रंग का दिव्य भ्रूण था, फिर भी इसे इस दुनिया में काफी अच्छा माना जाता था। उसने अपनी तलवार पर दिव्य भ्रूण की शक्ति लागू की और ब्लेड ने तुरंत एक चमकदार हरी चमक छोड़ी, जिसने आकाश की दूसरी ओर कब्जा कर लिया। तो यह एक दिव्य भ्रूण की शक्ति है। चूंकि केवल हरे दिव्य भ्रूण वाले एल्डरजोंग जैसे व्यक्ति के पास भी ऐसी शक्ति थी, सुचेन एक 7 रंग के दिव्य भ्रूण को संग्रहित करने के अपने दृढ़ विश्वास में और भी अधिक दृढ़ हो गया। उसे युद्ध शीघ्र समाप्त करना था। जब तक वह उस आदमी को एक पल के लिए रोक सकता था, वह सीधे भाग सकता था। ये सोचकर सुचेन ने आग के समुद्र को नियंत्रित किया और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गई। तुरंत आग का वह आकाश आच्छादित समुद्र एक विशाल लहर की तरह आगे बढ़ा, जिसने एल्डरजोंग को पूरी तरह निकल लेने की धमकी दी। यहाँ तक कि दूर दूर तक खेती करने वाले भी इसके भीतर के आतंक को महसूस कर सकते थे। वे अपनी लार निकलने से खुद को नहीं रोक सके, उनके पैर कमजोर होने लगे। इसके विपरीत एल्डरजोंग अकेले आग के इस आसमानी समुद्र का सामना करते हुए अप्रभावित रहे और अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने अभी अभी अपनी संपूर्ण आभा को चरम पर पहुंचाया था। इस समय उसने अपनी तलवार को अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से रखा और सामने आग के समुद्र पर वार किया, जिससे तेज हरी तलवार की रोशनी फूट रही थी। आकाश का आधा भाग आग का एक उभरता हुआ आकाश को ढकने वाला समुद्र था और दूसरा आधा भाग हरी तलवार की रोशनी का एक क्षैतिज टुकड़ा था। दोनों पक्षों के टकराने के बाद जो भयानक शक्ति उत्पन्न हुई, उससे ऐसा लगा मानो दुनिया ही अपना रंग खो बैठी हो। देखने वाले कृषकों की आंखें पूरी तरह से आग और हरी रोशनी के समुद्र से भर गई थी और कुछ भी देखने में असमर्थ थी। जिनकी खेती कम थी वे पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। सुचेन मूल रूप से एल्डरजोंग को रोकने और भागने का अवसर लेने के लिए आग के समुद्र पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने एक स्थापित स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत को कम करके आंका था। यदि आग के समुद्र ने अपना नियंत्रण खो दिया तो इसे तलवार की रोशनी से एक पल में बुझा दिया जाएगा। एल्डरजोंग को फंसाने की तो बात ही छोड़िए, इसका दोष उनकी लापरवाही पर नहीं डाला जा सकता। आखिरकार सुचेन एक सच्चे स्वर्गीय मानव क्षेत्र के कृषक नहीं थे और उन्होंने अभी तक इस क्षेत्र के रहस्यों को नहीं समझा था। वह केवल बाहरी शक्ति पर भरोसा करके मुश्किल लड़ने में सक्षम था। स्थिति को इस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम होना पहले से ही उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। इस बीच एल्डरजोंग अपने दिल में और भी अधिक सावधान हो गए जब उन्होंने देखा कि सुचेन केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उनकी तलवार के वार को रोक सकता है, जिसे एक दिव्य भ्रूण द्वारा सशक्त किया गया था। चाहे कुछ भी हो, वह उसे आगे बढ़ने नहीं दे सका। उसने तुरंत अपने आध्यात्मिक स्रोत से शेष सभी क्यूई को निकाल दिया और इसे तलवार की रोशनी में प्रवाहित कर दिया। एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र कल्टीवेटर का क्यूई भंडार पहले से ही चौंका देने वाला था। तलवार की रोशनी में पूरी तरह से एकीकृत होने के बाद इसकी शक्ति तुरंत दोगुनी से भी अधिक हो गई। एल्डरजोंग की तेज चीख के बाद सभी को अपनी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश चमकता हुआ महसूस हुआ। जब तक उन्हें होश आया तब तक तलवार की वह रोशनी आकाश को ढकने वाले आग के समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर चुकी थी। 36 चुने हुए व्यक्ति की सफलता। एल्डरजोंग की तलवार की चमक से उसकी सबसे मजबूत हत्या की चाल को चकनाचूर होते देख और उसकी शक्ति कम होने के साथ अगर उसे सिर पर मारा जाता तो वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता, अगर मरता नहीं। एक भारी संकट महसूस करते हुए सुचेन की आंतरिक कतरे की घंटियां जोर से बज उठीं। उसके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई ने अचानक बेतहाशा उत्पाद मचाना शुरू कर दिया और उसके दायरे को अब दबाया नहीं जा सका। हर किसी की आंखों में पलक झपकते ही तलवार की वह चमक सटीक रूप से सुचेन पर पड़ी और फिर आकाश हरे रंग की रोशनी से ढक गया। क्या वह मर गया है? हर किसी के मन में यही सवाल था। यदि वे एल्डरजोंग की भयानक तलवार की चमक से प्रभावित होते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। लेकिन वह सुचेन था, एक उग्र व्यक्ति जो इतनी कम उम्र में एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वे आसानी से निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ महिला शिष्याएं अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी, जैसे कि वे इतने आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली युवक को अपने सामने गिरते हुए नहीं देखना चाहती थीं। हाँ, एल्डरजोंग की लंबी हंसी हवा में गूंज उठी। वह उस चाल की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। सुचेन पर सीधा प्रहार किया गया, भले ही वह नहीं मरा, लेकिन उसने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी होगी। अब वह अपने पोते का बदला ले सकता था और एक बड़े छिपे खतरे को खत्म कर सकता था।
हरी रोशनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक हल्की टिमटिमाती लौ ने एल्डर जोंग की हंसी को अचानक रोक दिया। वह महसूस कर सकता था कि लौ के भीतर सुचैन की आभा कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि पहले से अधिक जोरदार थी। यह उसकी असली आभा थी, किसी गुप्त तकनीक द्वारा जबरन बढ़ाई गई आभा नहीं। और इस प्रकार की आभा केवल दिव्य भ्रूण क्षेत्र के कल्टीवेटर्स द्वारा ही उत्सर्जित की जा सकती है। जब रोशनी और लपटें एक साथ गायब हो गईं, तो काले वस्त्र पहने युवा ने धीरे धीरे खुद को प्रकट किया। इस समय सुचैन का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हर कोई उसके सिर पर चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित करते हुए एक टिमटिमाती लौ का निशान देख सकता था। वह दिव्य भ्रूण क्षेत्र है। सुचैन ने दिव्य भ्रूण क्षेत्र को तोड़ दिया है। इतनी कम उम्र में इस तरह का क्षेत्र प्राप्त करना बहुत बड़ी विलक्षणता है। सुचैन की शक्ल देखकर कुछ कल्टीवेटर चिल्लाए बिना नहीं रह सके। यह न केवल दिव्य भ्रूण क्षेत्र है, बल्कि यह एक नीला दिव्य भ्रूण भी है। इस गुणवत्ता के एक दिव्य भ्रूण को पहली बार संघनित करने के लिए केवल उन महान शक्तियों के उत्तराधिकारी ही संभवतः इसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? सुचैन के पास एक नीला दिव्य भ्रूण है, इसलिए यंग मास्टर लू, जो उससे भी अधिक भयानक है, के पास बैंगनी दिव्य भ्रूण नहीं होगा, है ना? इन कल्टीवेटर्स के सदमे, ईर्ष्या और आश्चर्य के विपरीत एल्डर जोंग का चेहरा गंभीर था। उनके पास केवल एक हरा दिव्य भ्रूण था, जबकि सुचैन के पास एक नीला दिव्य भ्रूण था जो उनसे दो गुना अधिक था। इसके अलावा उसने पहले एक दिव्य भ्रूण को संघनित किया था और जानता था कि दिव्य भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश करते समय एक एकांत जगह ढूंढना और विभिन्न स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने तैयार करना सबसे अच्छा था, ताकि एक अधिक परिपूर्ण दिव्य भ्रूण को संघनित किया जा सके। सुचैन इस स्थिति में जल्दबाजी में एक नीले दिव्य भ्रूण को तोड़कर संघनित कर सकती थी। यदि यह सामान्य परिस्थितियों में होता, तो क्या एक बैंगनी दिव्य भ्रूण भी उसकी पकड़ में नहीं होता? प्रतिद्वंद्वी ने जितनी अधिक भयानक ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, एल्डर जोंग स्वाभाविक रूप से उतना ही अधिक व्यथित हो गया। इसके अलावा वह जानता था कि यदि किसी की प्रतिभा काफी ऊंची हो, जिसमें बहुमूल्य सामग्री और थोड़े से अवसर शामिल हो, तो दिव्य भ्रूण की गुणवत्ता तय नहीं होती है और इसमें अभी भी सुधार किया जा सकता है। यदि सुचैन को पर्याप्त समय दिया जाता, तो यह बहुत संभव था कि वह अपने नीले दिव्य भ्रूण को बैंगनी गुणवत्ता तक बढ़ा सकता था। उस समय एक बार जब सुचैन बड़ा हो गया, तो यह अनुमान लगाया गया कि पूरे चियान महाद्वीप में कुछ ही लोग उसके समकक्ष होंगे। ये सोचकर बुजुर्ग जोंग ने जल्दी से एक औषधीय गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। यह औषधीय गोली कुछ आध्यात्मिक क्यूई को उसके अत्यधिक खींचे गए आध्यात्मिक स्रोत में बहाल कर सकती है। मूल रूप से वह सुचैन को पकड़ना और उसे पीड़ा देना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। आज उसे अपने दिमाग को शांत करने और भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए सीधे उसे मार देना चाहिए। जब एल्डर जोंग अपनी आध्यात्मिक क्यूई को पुनः प्राप्त कर रहा था, सुचैन भी अपने वास्तविक नए दायरे को अपना रहा था। साथ ही वह नाराज भी थे। वह इस तरह से तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने विद्रोह कर दिया था और वह अपने दायरे को दबा नहीं सकता था। इसके अलावा यदि वह नहीं टूटता, तो उसका शरीर अपने श्रद्धेय गुरु की किसी भी अधिक ऊर्जा का सामना करने में सक्षम नहीं होता, नहीं वह एल्डर जोंग की तलवार की चमक को कम कर पाता। लेकिन जल्दबाजी में उसने केवल एक नीले दिव्य भ्रूण को संघनित किया। हालांकि ये दूसरों के लिए बहुत संतोषजनक हो सकता है, ये सुचैन की आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत दूर था। हालांकि दिव्य भ्रूण की गुणवत्ता में अभी भी सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि वह सीधे तौर पर एक संतोषजनक दिव्य भ्रूण का संघनन कर सके, तो यह निसंदेह उसे बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। हालांकि चूंकि चीजें यहाँ तक आ गई थी, सुचैन ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस परेशानी वाली जगह को कैसे छोड़ा जाए। अब एल्डर जोंग के साथ लड़ाई के बाद उनके श्रद्धेय मास्टर की ऊर्जा पहले से ही कम हो रही थी और शेष ऊर्जा उनके शरीर में स्थानांतरित हो रही थी। सुचैन को पता था कि एल्डर जोंग के पिछले कदम ने संभवतः उसकी आध्यात्मिक क्यूई को समाप्त कर दिया था। उसने अभी जो औषधीय गोली मिली थी, वह शायद उसे पकड़ने से पहले उसकी आध्यात्मिक क्यूई को बहाल करने के लिए थी। अब उसे जो करने की जरूरत थी, वह अपने श्रद्धेय गुरु द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा को तुरंत प्राप्त करना और एल्डर जोंग के ठीक होने से पहले जितनी जल्दी हो सके भाग जाना था। क्योंकि भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास आध्यात्मिक क्यूई कम थी, उसकी शेष ऊर्जा एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ को धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और एक बार जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, तो भले ही वह दिव्य भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, फिर भी उसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। किसी के दायरे से ऊपर विरोधियों को चुनौती देने की सीमाएं थी। पूरे बड़े दायरे के अंतर के साथ सुचैन की मौजूदा ताकत इतने बड़े अंतर को पार करने और एल्डर जोंग को हराने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त थी। इस प्रकार दोनों चुपचाप मध्य हवा में तैरते रहे, एक दूसरे को दूर से देखते रहे। किसी ने भी पहले कोई कदम नहीं उठाया। दोनों अपने शरीर में आध्यात्मिक क्यूई के ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नीचे के कल्टीवेटर्स ने भी चुपचाप दोनों के बीच नए सिरे से लड़ाई की आशंका जताई। उनके लिए स्वर्गीय मानव क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई देखना भी बहुत फायदेमंद था। वे सभी ये देखना चाहते थे कि क्या सुचैन, जिसने दिव्य भ्रूण क्षेत्र को तोड़ दिया था और एक नीले दिव्य भ्रूण को संघनित किया था, एक गुप्त तकनीक की मदद से वास्तव में स्वर्गीय मानव क्षेत्र एल्डर जोंग को हरा सकता है। यदि सुचैन ये लड़ाई जीत जाती, तो एक बार यह खबर फैलते ही पूरे महाद्वीप को हिला देने में देर नहीं लगती। 20 साल से कम उम्र का एक युवक एक विशेष गुप्त तकनीक पर भरोसा करते हुए एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ना, युद्ध के दौरान दिव्य भ्रूण क्षेत्र को तोड़ना, एक नीली गुणवत्ता वाले दिव्य भ्रूण को संघनित करना और अंत में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराना, इस तरह की उपलब्धि शायद लोक कथाओं में लिखी जा सकती है। हालांकि उस समय कई लोग शायद सुचैन के हाथों में चमत्कारी गुप्त तकनीक की भी इच्छा रखते होंगे। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। हालांकि एल्डर जोंग द्वारा ली गई औषधीय गोली प्रभावी थी, लेकिन सुचैन को सीधे ऊर्जा प्राप्त करना उतना आसान नहीं था। जल्द ही सुचैन, जिसने शेष ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और इसे अपने आप में एकीकृत कर लिया था, ने एक बार फिर स्वर्गीय मानव क्षेत्र के दबाव को दूर कर दिया। उनके शरीर में ऊर्जा के अंतिम अंश का उपयोग उनकी हवाई स्थिति को बनाए रखने के लिए किया गया था, ताकि एल्डर जोंग को उनकी कमजोरी को समझने से रोका जा सके। सौभाग्य से सबसे खतरनाक समय बीत चुका था। हालांकि उसके पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन अगर वह इसका इस्तेमाल केवल भागने के लिए करता, तो यह उसे कुछ समय तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती। उन्होंने एल्डर जोंग पर नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक क्यूई शायद बहुत अधिक ठीक नहीं हुई थी। इसे और अधिक खींचना गलत सलाह होगी। तुरंत सुचैन ने अब संकोच नहीं किया, सीधे स्वर्गीय मानव क्षेत्र की गति के साथ आगे बढ़ी और तेजी से दूरी में उड़ गई। अचानक हुए दृश्य ने एल्डर जोंग सहित सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने सोचा था कि सुचैन हमला करने की पहल करेगा, जबकि उसकी आध्यात्मिक क्यूई अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी पीछे मुड़कर भाग जाएगा, जिससे उन्हें एक जानकारी भी मिली, सुचैन की गुप्त तकनीक खत्म होने वाली थी। एक पल के स्तब्ध होने के बाद एल्डर जोंग ने तुरंत अपने द्वारा छोड़ी गई छोटी आध्यात्मिक क्यूई को प्रसारित किया और उस दिशा में पीछा किया जहां सुचैन भाग गया था। शो देख रहे कल्टीवेटर्स के शेष समूह ने निराशा से एक दूसरे को देखा। 37 नया चुना हुआ एक साधारण व्यक्ति। कुछ दिनों बाद जिन्याम संप्रदाय के अंदर लुइक्सिन के गुप्त क्षेत्र छोड़ने के कुछ ही समय बाद वह शुशिनरुई को ले गया और जिन्याम संप्रदाय में लौटने के लिए किंशान शहर छोड़ दिया। इस समय वह अपने हाथ में एक इनाम वारंट देख रहा था। कागज पर चित्र एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति का था। वह इस व्यक्ति से बहुत परिचित था कि स्पष्ट रूप से सुचैन था। इसमें घटनाओं का विवरण भी दिया गया है, जिसमें मोटे तौर पर कहा गया है कि क्योंकि सुचैन ने दुर्भावनापूर्वक जोंगवान की हत्या कर दी थी और कबूल करने से इनकार कर दिया था, एल्डर जोंग अब अपने पोते का बदला लेने के लिए हत्यारे को पकड़ने के लिए दुनिया के कल्टीवेटर्स को आमंत्रित कर रहा था। जो कोई भी सुचैन को पकड़ सकता है या उसे सीधे मार सकता है और उसका सिर एल्डर जोंग के पास ला सकता है, उसे 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, साथ ही जोंग परिवार के संग्रह से एक खेती तकनीक और विभिन्न दुर्लभ खजाने मिलेंगे। यहाँ तक कि सुचैन के ठिकाने के बारे में जानकारी प्रदान करने पर भी एक निश्चित इनाम मिलेगा, बशर्ते की जानकारी सही होने की पुष्टि की गई हो। किसी को पता होना चाहिए कि 10,000 इमॉर्टल्स टॉवर में नीलाम किया गया काला कमल मंचन में केवल 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स में बिका था, जो सुचैन की पूरी कुल संपत्ति थी।
अब सुचेन को पकड़ने के लिए एल्डर जोंग ने 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स लगाए थे और अन्य 2 पुरस्कारों के साथ वह वास्तव में सब कुछ कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, इनाम वारंट ने जारी होते ही बड़े पैमाने पर सनसनी फैला दी थी। अनगिनत कल्टीवेटर हर जगह सुचेन के निशान खोज रहे थे। यहाँ तक कि उनके संप्रदाय यानी संप्रदाय के पहाड़ी द्वार के पास भी कई लोग दिन रात इंतजार में पड़े रहते थे। भले ही इन कल्टीवेटर्स का एक बड़ा हिस्सा जानता था कि उनका सुचेन से कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी वे एल्डर जोंग से संसाधनों के लिए उसके ठिकाने के बारे में जानकारी का आदान प्रदान कर सकते थे। इसलिए ये कृषक ऐसा करने से बहुत खुश थे। लुईक्सिन इस परिणाम से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्हें जिन्यान संप्रदाय से पहले ही सूचना मिल चुकी थी। जिस दिन सुचेन भाग निकला, एल्डर जोंग ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया था, लेकिन अंततः उसके शरीर में ओरिजिन क्यूई की कमी के कारण उसे हार माननी पड़ी। संप्रदाय में लौटने पर उन्होंने तुरंत इनाम वारंट जारी किया। लुईक्सिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि एल्डर जोंग वास्तव में सुचेन को पकड़ पाएगा या नहीं। यदि वह पकड़ा भी गया तो भी कोई अप्रत्याशित घटना घटित होने की संभावना थी। शायद दूसरे पक्ष को भी कब्जे से बचने के दौरान कुछ अवसर का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार नियति का बच्चा इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। जोंगवान की हत्या के लिए दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए उसने इतनी हद तक जाने का मुख्य कारण शून्य राक्षसी ज्वाला थी जो जल्द ही प्रकट होने वाली थी। उन्हें आशा थी कि वे कल्टीवेटर सुचेन के लिए कुछ परेशानी पैदा करेंगे और उन्हें कुछ समय के लिए विलंबित करेंगे ताकि राक्षसी ज्वाला के वश में होने में हस्तक्षेप न करें। निस्संदेह एक अन्य कारण भाग्य सिक्के प्राप्त करना था। लुईक्सिन के पास अब 3500 भाग्य सिक्के थे। गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा से उन्हें पूरे 1400 नियति सिक्के प्राप्त हुए। ये संभवतः नीले दिव्य भ्रूण के प्रभाव के कारण था जो सुचेन ने दबाव में अपने ब्रेकथ्रू के दौरान संग्रहित किया था। यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इस बार दूसरे पक्ष का दिव्य भ्रूण संभवतः बैंगनी या 7 रंग का दिव्य भ्रूण होता। मूल रूप से लुईक्सिन ने सोचा कि दूसरे के इतने सारे अवसर लूटने के बाद उसे गंभीर रूप से कमजोर होना चाहिए था। उसे आश्चर्य हुआ, सुचेन प्रभावित लग रहा था जैसे उसे टूटना चाहिए था। ऐसी विकास दर सचमुच भयावह थी। हालांकि अपनी धोखाधड़ी के कारण वह सुचेन के अचानक उसके नियंत्रण से बाहर हो जाने को लेकर चिंतित नहीं था। इसके अलावा एक बार जब उसने राक्षसी ज्वाला प्राप्त कर ली और इतना बड़ा अवसर लूट लिया तो सुचेन को कोई खतरा नहीं रहेगा। डिंग, नियति का एक नया बच्चा, ये फैंग कीताई साम्राज्य की सीमाओं के भीतर खोजा गया है। सिस्टम की अचानक आवाज से लुईक्सिन कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। उसने अभी तक सुचेन से निपटा भी नहीं था और एक और सामने आ गया। हालांकि यह उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। नियति के जितने अधिक बच्चे होंगे उसके लिए पुरस्कार प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। जहां तक कीताई साम्राज्य की बात है, उसे इसके बारे में पता था क्योंकि कांस्य दर्पण पर मानचित्र के अनुसार वह स्थान जहां शून्य राक्षसी लौ दिखाई देगी वह इसकी सीमाओं के भीतर था। कीताई साम्राज्य चियान महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित था और इसका सबसे समृद्ध क्षेत्र था। इसकी सीमाओं के भीतर विभिन्न पवित्र भूमि और संप्रदाय बसे हुए थे और प्रोडिजी पावर हाउस एक नदी को पार करने वाले क्रूसियन द्वीप के समान असंख्य थे। फिर भी ऐसे माहौल में कीताई साम्राज्य के शासक कीताई शाही राजवंश अन्य शाही राजवंशों की तरह नहीं थे जो अपने क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के साथ समान स्तर पर खड़े थे। इसके बजाय यह बाकियों से ऊपर खड़ा था, जिससे पता चला कि इसका प्रभाव कितना शक्तिशाली था। रक्षक, आपका आदेश क्या है? यंग मास्टर। सम्मन सुनकर बाहर प्रतीक्षा कर रही नौकरानी तुरंत अंदर आए और आदरपूर्वक पूछा। जाओ फैंग क्वान से कहो कि वे फैंग नामक व्यक्ति की जांच के लिए लोगों को कीताई साम्राज्य में भेजें। मैं उसके और उसके आसपास के लोगों के बारे में जितनी जल्दी हो सके सारी जानकारी चाहता हूं। हालांकि जिन्यान संप्रदाय की तुलना कीताई साम्राज्य की प्रमुख शक्तियों से नहीं की जा सकती, लेकिन किसी व्यक्ति की जांच करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक इसमें कुछ समय लगेगा। लुईक्सिन को तत्काल समाचार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए नौकरानी के चले जाने के बाद वह स्वर्गीय राक्षसी खजाना कोडेक्स से एक नेत्र दिव्य क्षमता का अभ्यास करने के लिए एकांत खेती में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, दिव्य क्षमता एक सर्वोच्च तकनीक है जिसे केवल अलौकिक शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। हालांकि इसके कई प्रकार हैं। असाधारण प्रतिभा और ताकत के बिना किसी एक में भी महारत हासिल करना मुश्किल है। हालांकि सिस्टम के स्वर्गीय राक्षसी खजाना कोडेक्स ने लुईक्सिन को अपने वर्तमान चरण में इसके भीतर दिव्य क्षमताओं को सीखने की अनुमति दी, जिसे स्वर्गीय अवहेलना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लुईक्सिन लंबे समय से इस दिव्य क्षमता की लालसा कर रहा था, लेकिन उसके पास धन की कमी थी और पर्याप्त भाग्य सिक्कों का अभाव था। हालांकि हाल ही में उन्हें जमा करने के बाद उसके पास मुश्किल से पर्याप्त पैसा बचा था। उसने अपनी इच्छित साधना के बारे में बताया और आदेश दिया कि कोई भी उसे परेशान न करे। फिर लुईक्सिन ने सिस्टम इंटरफेस खोला, क्रॉस लाइक करके बैठ गया और दिव्य क्षमता को विकसित करना शुरू कर दिया। उसी समय कीताई साम्राज्य के महान रक्षक जनरल के मनों में एक युवक एक बार फिर एक दुष्वप्न से जाग गया। वह हांफने लगा, उसका चेहरा पूरी तरह से रक्तहीन और पीला पड़ गया और उसका माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। ऐसा संभवतः पिछले सपने के उसके लिए बहुत दर्दनाक होने के कारण हुआ था। काफी देर के बाद युवक बिस्तर पर बैठ गया। उसकी नजरें कुछ खाली थी और उसने खुद से कहा, नहीं, ये सीओ नहीं हो सकता। अगर ऐसा था भी तो यह उसकी अपनी इच्छा से नहीं था, उसे मजबूर किया गया होगा। अपने मन में सुंदर आकृति के बारे में सोचते हुए युवक के हाथ ने उसकी छाती को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह अपनी शादी की रात में लौट आया हो। उच्च आत्माओं में वह पुरुष मेहमानों की ईर्ष्यापूर्ण और ईर्ष्यालु निगाहों के बीच दुल्हन के कक्ष में प्रवेश कर गया था। कमरा डबल हैप्पीनेस पात्रों से ढका हुआ था और सजावट शानदार थी। हर जगह चमकदार लाल रंग था। उसने व्यक्तिगत रूप से यह सब डिजाइन और व्यवस्थित किया था क्योंकि आज रात की दुल्हन वह महिला थी जिसे वह दिन रात चाहता था, जो उसके दिल में एकमात्र देवी थी। इतने सालों के बाद आखिरकार वह इस दिन तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि जब उसने बाद में लाल घूंघट उठाया तो उत्साह से उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। ऐसी घबराहट कुछ ऐसी थी जो उसने जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान भी महसूस नहीं की थी। जब घूंघट उठाया गया तो उसमें एक दिव्य चेहरा सामने आया, जिसे देखकर अब भी उसकी सांसें थम गईं। हालांकि उसने इसे बचपन से कई बार देखा था और इस चेहरे की मालिक उनकी देवी सियाओ थी। सियाओ ईताई साम्राज्य की नंबर 1 सुंदरी और ईताई शाही राजवंश की 9वीं राजकुमारी थी। वह न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थी, बल्कि ईताई साम्राज्य के शासक उसे बहुत प्यार करते थे और अगले शासक के लिए एक मजबूत दावेदार थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चियान महाद्वीप के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग उससे शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि उसकी शक्ल सूरत के बिना भी उसकी पृष्ठभूमि के लिए असंख्य विलक्षण प्रतिभाओं को उसकी ओर आकर्षित कर देती थी। हालांकि इस समय सियाओ का चेहरा उदासीन था, बिना दुल्हन की अपने पति को देखने की खुशी, आसन शादी की रात की शर्म के बिना। यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन युवक बहुत पहले ही इसका आदी हो चुका था। उसकी देवी सामान्यतः ऐसी ही होती थी। लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया और उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और सभी विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। तो क्या हुआ अगर सियाओ का उस व्यक्ति के प्रति रवैया बिल्कुल अलग था? आज से वह सियाओ का पति था। इसके अलावा वे अपनी शादी को संपन्न करने वाले थे। सब कुछ तय हो जाएगा। इस पर विचार करने के बाद युवक अधीरता से शराब डालने चला गया और अगले भाग की तैयारी करने लगा, विवाह के प्याले। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, सियाओ ने वास्तव में उसे रोकने के लिए बोला, फिर खड़ा हुआ और खुद शराब डालने चला गया। इससे युवक उसके उपकार से कुछ अभिभूत हो गया। इतने सालों तक जबकि सियाओ का उसके प्रति रवैया दूसरों की तुलना में बेहतर था, वह कभी भी विशेष रूप से गर्म नहीं रही थी। उनकी शादी से कुछ भी नहीं बदला था, यह अभी पहले जैसा ही था। हालांकि उसने कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखाया, फिर भी उसके दिल में कुछ बेचैनी महसूस हुई। लेकिन उसकी पहल ने अब उसे आशा दी, जिससे उसे लगा कि सियाओ पूरी तरह से उसके लिए भावनाओं से रहित नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उसका व्यक्तित्व था। 38 तब तक चाटना जब तक आपके पास कुछ न बचे। जैसे ही युवक थोड़ा चकित हो गया और आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, सियाओ ने उसे बढ़िया वाइन से भरा वाइन का प्याला दिया। वह तुरंत शांत हो गया और सावधानी से सियाओ के हाथ से शराब का कप ले लिया। जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
वह उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता था। चांदनी पत्थर से बना शराब का प्याला ऐसी रात में और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता था, उसकी सतह धुंधली चांदनी की परत से ढकी हुई थी। शायद शादी की रात के उत्साह के कारण युवक को लगा कि कप में बढ़िया शराब इताई साम्राज्य की किसी भी विंटेज की तुलना में अधिक मीठी और समृद्ध थी। प्याला पकड़कर और शराब की गंध सूंघते हुए युवक ने इशारा किया, यह संकेत देते हुए कि यह विवाह का अनुष्ठान का समय है। ऐसा माना जाता है कि यह उनका और सियाओ का सबसे घनिष्ठ संपर्क था, जब से वे बचपन में मिले थे और उन्हें कुछ हद तक उत्सुकता महसूस हुई। हालांकि सियाओ ने शर्मीलापन दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे पहले एक कप पीने के लिए इशारा किया। देवी, जो आमतौर पर ऊंचे कद की और शब्दों से परे महान थी, अब शर्मीली और डरपोक दिखती थी। उसके अमर चेहरे पर प्रतिबिंबित मोमबत्ती की रोशनी के साथ वह 9 स्वर्गों की एक परी जैसी लग रही थी। इस क्षण के आकर्षण ने युवक को वहीं पर जमा कर रख दिया। वास्तविकता की ओर लौटते हुए और अपनी देवी को देखकर युवक का हृदय जोर से जल उठा। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पूरी तरह से विश्वास किया कि वह अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए उसे पहले पीने के लिए कह रही थी और उसे अपनी शराब सहनशीलता पर पूरा भरोसा था। केवल एक कप पीने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युवक ने तुरंत शराब का प्याला हाथ में उठाया और बढ़िया शराब एक ही घूंट में पी गया। उसने अपना मुंह पहुंचा और खाली प्याला फिर से भर दिया, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि पुरानी वाइन की गंध उस बढ़िया वाइन जितनी मीठी नहीं थी जो उसने अभी अभी पी थी। हालांकि उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह मानते हुए कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक था। उसने फिर से कप उठाया और उस खूबसूरत महिला की ओर देखा, इस उम्मीद से कि वह विवाह का अनुष्ठान को जल्दी से पूरा कर लेगा। लेकिन इस समय सियाओ के चेहरे से शर्म गायब हो गई थी। उसकी जगह एक बार फिर उसकी सामान्य उदासीन अभिव्यक्ति ने ले ली थी। यदि उसे अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं होता तो उसे संदेह होता कि जो उसने अभी देखा था वह एक भ्रम था या नहीं। जैसे ही वह उलझन महसूस कर रहा था, अचानक बाहर से दरवाजा खुल गया। सामान्यतः इस समय कोई भी उन्हें परेशान करने का साहस नहीं करेगा, यहाँ तक कि अगर कुछ जरूरी भी होता तो नौकर केवल दरवाजे के बाहर ही रिपोर्ट करते। जिस किसी ने सीधे धक्का देकर दरवाजा खोला वह निश्चित रूप से मौत को दावत दे रहा होगा। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर युवक और सियाओ ने देखने के लिए एक साथ अपना सिर घुमाया। उन्होंने काले ब्रोकेट के कपड़े पहने और गोल्ड जेड हेयर क्राउन पहने एक सुंदर आदमी को इत्मीनान से चलते हुए विवाह कक्ष का निरीक्षण करते हुए देखा। उसने किसी के दुल्हन कक्ष में घुसपैठ करने के बारे में कोई जागरूकता नहीं दिखाई। उसका व्यवहार इतना आकस्मिक था मानो वह अपने ही पिछवाड़े से गुजर रहा हो। इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर युवक के चेहरे पर भ्रम और नासमझी के साथ अपने अच्छे भाग्य के बाधित होने पर रोष दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति अचानक उसके दुल्हन कक्ष में क्यों घुस आया। पहले आदमी की स्थिति के कारण उसने अनिच्छा से ही सही उसे शादी का निमंत्रण भेजा था, लेकिन अंत में वह आदमी नहीं आया और युवक ने राहत की सांस ली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति जो शादी के बोझ में नहीं आया था अब अचानक उसके दुल्हन कक्ष में आ जाएगा। वह अनुमान नहीं लगा सका कि वह आदमी क्या सोच रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। जैसे कि अपने डर की पुष्टि करने के लिए जैसे ही सियाओ ने काले कपड़े पहने उस आदमी को देखा जो घुसपैठ कराया था, उसकी पानी भरी आंखें एक ऐसी चमक के साथ फूट पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे से निकलने वाली मुस्कान उसके पिछले उदासीन व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। एक देवी की तरह जो नश्वर लोगों का भोजन नहीं खाती थी, वह दो अलग अलग लोगों की तरह लग रही थी। सियाओ ने अपने द्वारा पहनी गई सुंदर शादी की पोशाक और उसके बगल में नवविवाहित पति की पूरी तरह से उपेक्षा की। वह दौड़कर उस आदमी के पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अगर तुम देर से आते तो मुझे लगता कि अब तुम मुझे नहीं चाहते। उसकी साफ ठंडी आवाज में दयनीयता की झलक थी, लेकिन ज्यादातर वह उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसके अलावा उस आदमी की ओर निर्देशित उसकी आंखों की नजर सिर्फ एक प्रेमी के लिए की जाने वाली प्रशंसा नहीं थी, ये जुनून की हद तक पहुंच गया था। युवक ने कभी अपनी प्रेमिका को इतनी छोटी औरत की तरह व्यवहार करते नहीं देखा था और उसका हृदय अत्यधिक क्रोध से भर गया था, जैसे उसकी कनपटी पर नसें उभरी हुई थी। हालांकि वह जानता था कि इस आदमी के प्रति सियाओ का रवैया असामान्य था, लेकिन उसने कभी भी दूसरों के सामने इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाया था। अत्यधिक क्रोध के कारण युवक काले कपड़े पहने व्यक्ति पर धारने से खुद को रोक नहीं पाया। लू इक्सियन, सियाओ को जाने दो, और यहाँ रहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हालांकि लू इक्सियन को पकड़ लिया गया था, लेकिन युवक ने अपना सारा गुस्सा उस पर केंद्रित कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सियाओ वह देवी थी जिसे वह बचपन से ही मानता था। इसके अलावा उनका मानना था कि सियाओ हमेशा सभी के प्रति उदासीन रहा है और लू इक्सियन के प्रति उसका वर्तमान व्यवहार इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने उसे मोहित कर लिया था। निसंदेह यह महज एक बहाना हो सकता है जिसका इस्तेमाल उसने खुद को तसल्ली देने के लिए किया था और इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। लू इक्सियन ने युवक के उग्र गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसने हंसते हुए सियाओ से कहा, मैं तुम्हें कैसे नहीं चाहता? मैं तुम्हारे पास तभी आया जब उसने तुम्हारे द्वारा तैयार की गई शराब का प्याला पी लिया। सियाओ पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित था, इसलिए लू इक्सियन ने उसकी छेड़खानी का जवाब दिया। वह इससे स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। उसने अपने छोटे से सिर को उसकी बांह पर रगड़ते हुए कहा, मैंने शराब के उस कप में वह सारा स्पिरिट सीलिंग पाउडर डाल दिया जो आपने मुझे दिया था और कुछ स्वाद मिलाया ताकि ये फैंग बिना ध्यान दिए उसे पी जाए। दोनों के बीच बातचीत सुनकर युवक के फैंग ने उनके अंतरंग प्रदर्शन को नजरअंदाज कर दिया। जब वह सियाओ को एकटक देखता रहा तो उसका चेहरा विश्वास से भर गया। उसे सिर्फ यह महसूस हुआ था कि शराब साधारण नहीं थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत उत्साहित था उसने यह नहीं सोचा था कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रकार उसने बिना कुछ सोचे समझे ये सब पी लिया। यदि कोई और समय होता तो उसे निश्चित रूप से असामान्यता का ध्यान आता। क्यों? मैं इस लू इक्सियन की तुलना में तुम्हारे लिए 10 गुना बेहतर रहा हूं। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने में उसकी मदद क्यों करोगे? सियाओ, मुझे जवाब दो। ये फैंग अनिच्छा से दहाड़ने लगा, उसके होंठ थोड़े काम रहे थे। ये फैंग के शब्दों को सुनकर सियाओ ने अपना सिर घुमाया, उसकी अभिव्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में लौटाई। उसने सपाट स्वर में कहा, ये फैंग, आपने जो दिव्य कलाकृति प्राप्त की है उसे दोष दें। आपको ये सिद्धांत पता होना चाहिए कि जब किसी के पास खजाना हो तो बेगुनाही एक अपराध है ना? लेकिन चिंता मत करो, बिग ब्रदर इक्सियन ने कहा है कि वह तुम्हारी जान नहीं लेगा। उसका लहजा ऐसा लग रहा था मानो वह किसी महत्वहीन बात पर चर्चा कर रही हो। इसके अलावा लू इक्सियन वास्तव में सियाओ से कुछ साल छोटा था। हालांकि सियाओ लू इक्सियन के प्रति समर्पित थी और उसे बिग ब्रदर कहना उसका अपना अनुरोध था, पूरी तरह से क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरे ये सोचे कि वह लू इक्सियन से बड़ी है। ये फैंग को अब लू इक्सियन के लिए सियाओ के संबोधन की परवाह नहीं थी। उसका मन उस दिव्य कलाकृति से भर गया जिसका उसने उल्लेख किया था और उसका दिल अचानक साफ हो गया। कुछ साल पहले शाही राजवंश द्वारा आयोजित याओ 20 प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान उन्हें गलती से वह दिव्य कलाकृति प्राप्त हो गई थी। उस समय उनकी योग्यता औसत दर्जे की थी या उससे भी बदतर, लेकिन बाद में उस दिव्य कलाकृति ने उनकी योग्यता में सुधार किया और उनकी साधना दोगुनी तेजी से आगे बढ़ी। मात्र एक वर्ष में ही उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन मजबूत बनने और सियाओ के योग्य होने के लिए उन्होंने आसपास के ग्रह महाद्वीपों पर अनुभव प्राप्त करने के लिए शाही राजवंश और चियान महाद्वीप को छोड़ने का फैसला किया। बाद में वही ता इंपीरियल राजवंश में लौटाए और अजय रूप के साथ एक पवित्र भूमि शिष्य को हरा दिया, जिसे उस समय इंपीरियल राजवंश के नंबर 1 प्रोडिजी के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके तुरंत बाद स्टेट लॉर्ड ने उसे बुलाया और सियाओ के साथ उसकी सगाई के बारे में पूछा। वह स्वाभाविक रूप से मौके पर ही सहमत हो गया। उसे गहरा डर था कि वह इतनी लंबी अनुपस्थिति के बाद शादी से इनकार कर सकती है। सौभाग्य से सियाओ अंततः सगाई को पूरा करने के लिए सहमत हो गया। उस अवधि को ये फैंग का सबसे गौरवशाली समय कहा जा सकता है। उसने न केवल शाही राजवंश के नंबर 1 प्रोडिजी का खिताब जीता, बल्कि वह जल्द ही नौवीं राजकुमारी सियाओ से शादी भी करेगा, जिससे अनगिनत लोग ये शर्म हो जाएंगे।
जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आई, सियाओ, जिसने कभी सक्रिय रूप से उसकी तलाश नहीं की थी, एक शाम उसकी जागीर में आया और अपने साथ पीने के लिए बढ़िया शराब लेकर आया। ये फैंग स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। बहुत अधिक शराब पीने के बाद उसे याद नहीं आया कि सियाओ ने उससे क्या पूछा था, लेकिन नशे की हालत में उसने स्पष्ट रूप से अपने सबसे बड़े रहस्य दिव्य कलाकृति का खुलासा किया। जब ये फैंग अगले दिन जागे तो उन्हें अपना रहस्य उजागर करने का पछतावा हुआ, लेकिन ये सोचकर कि सियाओ जल्द ही उनकी पत्नी होंगी, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पीछे सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह शायद लंबे समय से लुई एक्सियन के निशाने पर था और उस दिन सियाओ की यात्रा निश्चित रूप से उसके निर्देश पर थी। इसके अलावा वह शराब संभवतः समस्याग्रस्त थी। ये फैंग अपनी शराब सहनशीलता को अच्छी तरह से जानता था, उसके लिए उस नशे को पाना असंभव था। उस दिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि वह खुश था। सब कुछ समझने के बाद ये फैंग ने सियाओ को निराश भाव से देखा और पूछा, तो क्या आप मुझसे शादी करने के लिए सहमत हुए क्योंकि लुई एक्सियन ने आपको ऐसा करने का निर्देश दिया था? उसके मन में अभी आशा की किरण बाकी थी। वह वास्तव में सियाओ की परवाह करता था। दिव्य कलाकृति प्राप्त करने से पहले बचपन से ही उनकी साधना योग्यता बहुत खराब थी और उनके साथी उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे और यहाँ तक कि उन्हें धमकाया भी करते थे। लेकिन सियाओ ने ऐसा नहीं किया। हालांकि ये फैंग तब युवा था, वह अपने दिल में जानता था कि छोटी लड़की एक स्वर्गीय अमर की तरह उससे जुड़ी हुई थी और एक दिन संभवतः उसकी पत्नी बनेगी। इसलिए वह चुपचाप उस पर नजर रखता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोनों बड़े होते गए। ये फैंग को खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे नौवीं राजकुमारी सियाओ से गहरा प्यार हो गया है, जो कि ऊंचे दर्जे की थी, फिर भी उसने कभी उसे तुच्छ नहीं समझा। ये फैंग की शक्ल देखकर सियाओ को उसे और नीचे गिराने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने होंठ भींचे और चुप रही। लेकिन ये फैंग की आंखों में, जो बचपन से उसे देख रही थी, उत्तर स्पष्ट था। एक क्षण में उसका हृदय राख में बदल गया। वह हताश और उदास होकर जमीन पर बैठ गया। उसमें इम्पीरियल राजवंश के नंबर 1 प्रोडिजी के आचरण का पूरी तरह से अभाव था। 39 पुनर्जन्म। ये फैंग की वर्तमान स्थिति के कारण लुई एक्सियन नर्म दिल वाले लोगों में से नहीं थे। वह उसके पास गया और ये फैंग के सिर के ऊपर अपना हाथ दबाते हुए आगे बढ़ा। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये फैंग बिना किसी प्रतिरोध के खाली बैठे रहे। क्योंकि स्पिरिट सीलिंग पाउडर का प्रभाव पहले ही शुरू हो चुका था, वह अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक क्यूई का एक भी अंश प्रसारित नहीं कर सका। इसके अलावा उसे जो भारी झटका लगा उसके कारण उसने विरोध करने का विचार भी खो दिया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक लुई एक्सियन ने उस दिव्य कलाकृति को जबरन निकालना शुरू नहीं किया जो पहले से ही उसके शरीर में समा चुकी थी। आत्मा को चीर देने वाले दर्द ने ये फैंग को उन्नत रूप से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अज्ञात समय के बाद लुई एक्सियन का हाथ अंततः उसके सिर के ऊपर से हट गया। दैवीय कलाकृतियों के जबरन निष्कर्षण के कारण ये फैंग को एक गंभीर झटका लगा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका पूरा अस्तित्व अस्त व्यस्त स्थिति में था। बाद में उसने स्पष्ट रूप से लुई एक्सियन और सियाओ को कुछ चर्चा करते हुए सुना, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना और जानना नहीं चाहता था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि दिव्य कलाकृतियों को खो देने के बाद वह उसी कूड़ेदान में लौट आएगा जो वह एक बार था और यहाँ तक कि सियाओ भी उसे छोड़ देगा। शायद मृत्यु भी मुक्ति का ही एक रूप होगी। ये विचार ये फैंग के दिमाग में कौन गया, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत खारिज कर दिया। एक दुखद जीवन एक अच्छी मौत से बेहतर है। इतने वर्षों तक बाहरी अनुभवों के माध्यम से खुद को संयमित करने के बाद उसका हृदय स्वभाव निखार गया था और वह उसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने देता था। ये सोचते हुए कि यद्यपि उसने दिव्य कलाकृति को दी थी, फिर भी उसके पास वर्षों से जमा किए गए संसाधन और विभिन्न खेती की अंतर्दृष्टि थी। ये फैंग के दिल में आशा की एक चिंगारी जगी। मजबूत बनो, मुझे मजबूत बनना ही होगा। इस समय उसके हृदय में अचानक शक्ति की तीव्र लालसा होने लगी। यह विचार पहले से कहीं अधिक मजबूत था। पहले वह केवल सम्मान जीतने के लिए और सियाओ को अपनी ओर अधिक देखने के लिए मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अब इस बड़ी विपत्ति को झेलने के बाद ये फैंग अचानक जाग गए। यदि उसके पास अतुलनीय ताकत होती तो लुई एक्सियन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। सियाओ ने भी उसे नहीं छोड़ा होता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह इस तरह निराशा में नहीं डूबेगा। एक बार जब उसके पास बड़ी ताकत आ गई तो वह व्यक्तिगत रूप से लुई एक्सियन से दिव्य कलाकृतियां वापस ले लेगा और उसे जो दर्द झेलना पड़ा उसे 10 गुना लौटा देगा। लेकिन जैसे ही ये फैंग अपनी मंदी से उठे और उनके दिल में अपनी लड़ाई की भावना को फिर से जगाया, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर को सीधे एक तेज तलवार से छेदा जा रहा है और इसके तुरंत बाद उसकी पूरी चेतना धुंधली होने लगी। अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए वह मुश्किल से अपनी आंखें खोलने में कामयाब रहा, लेकिन वह केवल लंबी तलवार पकड़े हुए एक धुंधली आकृति देख सका जिसने उसके शरीर को छेद दिया था। ये फैंग ने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसकी दृष्टि काली हो गई और उसकी चेतना नष्ट हो गई। न जाने कितने समय के बाद वह फिर उठा। सबसे पहले ये फैंग ने सोचा कि वह मरा नहीं है, लेकिन जब वह बाहर निकला और परिचित एक नजीब जनरल की हवेली को देखा तो उसे अपने दिल में कुछ संदेह महसूस हुआ। हवेली में एक नौकर को खोजने और वर्ष के बारे में पूछने के बाद ये फैंग ने पुष्टि की कि वह वास्तव में मर गया था, या यूं कहें कि उसके पिछले जीवन का वह मर चुका था। बिस्तर पर बैठकर ये फैंग अपनी दर्दनाक यादों से पीछे हट गया। अभी भी कुछ हद तक अनिश्चित उसने खुद को चुप्पी का दी। दर्द की हल्की अनुभूति ने साबित कर दिया कि वास्तव में उसका पुनर्जन्म तब हुआ था जब वह 20 वर्ष का था। उनके पुनर्जन्म के दिन को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन वह अभी भी कुछ हद तक असमंजस में था, खासकर तब से जब वह हर रात सपने में देखता था कि वह धुंधली आकृति उसके शरीर को तलवार से छेद रही है। कभी कभी वह आकृति लुई एक्सियन में बदल जाती थी, जो उसे ऐसी आंखों से देखता था जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। उसके होठों पर एक व्यंग्य होता था। इससे ये फैंग को इच्छा हुई कि वह तुरंत उठे और सपने में उसे दबा दे, लेकिन अन्य समय में वह आकृति सियाओ में बदल जाती थी, जो तलवार पकड़े हुई थी और ठंडे भाव से उसकी ओर देख रही थी। ये फैंग कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं निकाल सका। जब वह संघर्ष करने लगता तो अचानक चौंक कर उठ बैठता। खिड़की के बाहर चमकीले चांद को देखकर ये फैंग को उदासी महसूस हुई। अब भी वह निश्चित नहीं था कि वह धुंधली आकृति वास्तव में कौन थी, लेकिन अपने दिल में उसे वास्तव में उम्मीद थी कि यह लुई एक्सियन था। इस तरह वह बेहतर महसूस करेगा। हालांकि उसके सपने में वह दृश्य जहां सियाओ ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई थी बहुत वास्तविक लगा। भले ही यह वास्तव में सियाओ था, उसे लुई एक्सियन द्वारा मजबूर किया गया होगा। ये फैंग ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। उसे अभी याद है कि अपने पिछले जीवन में सियाओ ने कहा था कि लुई एक्सियन केवल दिव्य कलाकृतियां लेना चाहता था और उसके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस गारंटी के कारण ही सियाओ ने लुई एक्सियन को स्पिरिट सीलिंग पाउडर देने में मदद की होगी, है ना? वह नहीं चाहती थी कि वह अपनी जान गंवाए। अंत में जो उसे मारना चाहता था वह निश्चित रूप से लुई एक्सियन था। भले ही सियाओ ही थी जिसने कार्रवाई की, उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसने मामले की सच्चाई उजागर कर दी है। ये फैंग को बहुत हल्का महसूस हुआ। उन्होंने अब इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जिसने उन्हें कई दिनों तक परेशान किया था, और यह सोचना शुरू कर दिया कि इतिहास को फिर से कैसे लिखा जाए और अपना भाग्य कैसे बदला जाए। पुनर्जन्म होने के ठीक बाद ये फैंग ने इस जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसे छोड़ दिया और एक और सर्वोच्च साधना तकनीक विकसित करना शुरू कर दिया। ये तकनीक कुछ ऐसी थी जो उसने अपने पिछले जीवन में साहसिक कार्य करते समय गलती से प्राप्त कर ली थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसे बहुत देर से प्राप्त किया था और मरने से पहले केवल कुछ वर्षों तक ही इसकी खेती की थी। अब हालांकि उनकी अपनी प्राकृतिक प्रतिभा ऊंची नहीं थी, अपने पिछले जीवन के अनुभव और अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हुए उन्होंने थोड़े समय में ही इस तकनीक को मामूली उपलब्धि तक विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये फैंग फिर से बिस्तर पर लेट गया और अपने दिमाग में यादों को सुलझा रहा था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने जांच की थी और पाया था कि चियान महाद्वीप छोड़ने के बाद ही लुई एक्सियन दिव्य क्षेत्र से इताई शाही राजवंश में आए थे। इसलिए इस जीवन में उसने जाने की योजना नहीं बनाई। यहाँ रहने से कुछ साल बाद लुई एक्सियन और सियाओ के बीच संपर्क को रोका जा सकता है।
जब तक उन दोनों का कोई संपर्क नहीं था, सियाओ को धोखा नहीं होगा और उसके पिछले जीवन की त्रासदी नहीं होगी। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह विभिन्न अवसरों को प्राप्त करने और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी यादों का उपयोग करना था, जबकि लू एक्सियन अभी भी दिव्य क्षेत्र में था। लेकिन ये फैंग को नहीं पता था कि इस जीवन में लू एक्सियन पहले ही क्रिम्सन फ्लेम स्टार पर आ चुका था। दिव्य कलाकृतियां वर्तमान में छोटी दुनिया में है जहां याओ 20 कन्वेंशन आयोजित किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर खुला नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये फैंग को अपने मन में याद आया। उनकी याद में इस अवधि के दौरान यिताई साम्राज्य की सीमाओं के भीतर अभी भी कई अवसर बिंदु थे और इस समय किसी को भी उनके बारे में नहीं पता होना चाहिए। इन संसाधनों से उसकी ताकत में तेजी से सुधार हो सकेगा। अचानक ये फैंग ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सोचा। उनके पिछले जीवन में लगभग इसी समय यिताई साम्राज्य के भीतर एक बंजर भूमि में एक भयानक राक्षसी वस्तु दिखाई दी। बाद में शक्तिशाली विशेषज्ञ जांच करने गए, लेकिन राक्षसी वस्तु को पहले ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने ले लिया था, जिससे केवल शैतानी कीवी के पहाड़ बचे थे जो लंबे समय तक नष्ट नहीं हुए थे। इस घटना ने बाद में काफी हंगामा मचाया। अंत में विभिन्न बलों द्वारा जांच के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि राक्षसी वस्तु संभवतः एक विदेशी आग से उत्परिवर्तित एक अत्यंत दुर्लभ राक्षसी थी। दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता था कि किस भाग्यशाली व्यक्ति ने अवसर छीन लिया है, इस हद तक कि लोग उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसने कई महीनों तक राक्षसी ज्वाला ग्रहण की थी। उस समय ये फैंग ने इस मामले को केवल मनोरंजन के रूप में सुना था, लेकिन अब जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो उन्होंने पहल की। इस जीवन में जब तक वह आसुरी ज्वाला प्राप्त कर सकता है और फिर उसे दैवीय कलाकृतियों के साथ जोड़ सकता है, उसकी साधना किस स्तर तक बढ़ेगी। ये फैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन इसका इंतजार करना शुरू कर दिया। लू एक्सियन के आने में अभी भी कुछ साल बाकी थे, जो उसके लिए खेती करने के लिए पर्याप्त समय था। तब तक दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ये फैंग का दिल फिर से उत्साह से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो वह देख रहा हो कि इस जीवन में उसकी स्थिति पिछले जीवन से बिल्कुल उलट होगी। हालांकि इससे पहले उसे अभी भी अपनी ताकत में सुधार करने के लिए यिताई साम्राज्य के भीतर जाकर अन्य अवसर प्राप्त करने थे। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, ये फैंग चुपचाप अवसर के निकटतम स्थान के लिए अकेले निकल पड़े। 40 वो समाचार जो शू शिनरुई को पता चला। 1 महीने बाद लू एक्सियन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उनके एकांतवास से पहले की तुलना में उनका समग्र स्वरूप बहुत अधिक नहीं बदला था। हालांकि करीब से देखने पर पता चलेगा कि उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक गहरी थीं। उसकी काली काली पुतलियां ब्लैक होल की तरह थीं, जिससे लोग अनायास ही उसकी ओर देखने लगते थे। अस्थिर मनस्थिति या कमजोर इच्छाशक्ति वाला कोई भी साधक संभवतः उनमें गहराई तक गिर जाएगा और अपना विवेक खो देगा। ये स्वर्गीय राक्षसी खजाना कोडेक्स के भीतर दिव्य क्षमता थी। राक्षसी शिष्य एक बार महारत हासिल करने के बाद कोई भी किसी व्यक्ति की आत्मा को पकड़ सकता है और केवल आंख से संपर्क करके उसके दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। जब एक निश्चित दायरे में खेती की जाती है तो कोई व्यक्ति अपनी आंखों का उपयोग कल्टीवेटर की चेतना के सागर के भीतर एक दानव सील लगाने के लिए एक माध्यम के रूप में भी कर सकता है, जो उन्हें एक राक्षसी गुलाम में बदल देता है। यह कहा जा सकता है कि यह एक सर्वोच्च दिव्य क्षमता थी। इस वजह से लू एक्सियन की उत्कृष्ट काया और प्रतिभा के बावजूद भी बड़ी मात्रा में नियति सिक्के और 1 महीने का समय मुश्किल मामूली उपलब्धि तक पहुंचने में खर्च हुआ। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितनी ऊर्जा खर्च हुई, इस दिव्य क्षमता में महारत हासिल करना उसके लिए सार्थक था। आखिरकार दैवीय भ्रूण क्षेत्र में रहते हुए कोई भी दैवीय क्षमता में महारत हासिल नहीं कर सका। लू एक्सियन के एकांत से बाहर आने के कुछ ही समय बाद शू शिनरुई जल्दी से वहां आ गया। वह मूल रूप से फैंग क्वान द्वारा एकत्र की गई खबरों की रिपोर्ट करने आई थी, लेकिन पहुंचने पर वह लू एक्सियन की आंखों में शून्य भाव से देखती रही। 1 महीने तक उसे न देखने के बाद उसने पाया कि उसका यंग मास्टर फिर से कुछ अलग लग रहा था। विशेषकर वे काली मणि जैसी आंखें, ऐसा प्रतीत होता था कि उनके भीतर एक शैतानी रोशनी बढ़ रही है जो किसी की दिव्य आत्मा को अंदर खींचने की धमकी दे रही है। कारण ने उसे दूर देखने के लिए कहा, लेकिन उसकी आंखें नियंत्रण से बाहर थी। एक बार जब वह अंदर गिर गई तो खुद को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। एक क्षण के लिए वह ये भी भूल गई कि वह किस लिए आई थी। क्या 1 महीने तक मुझे न देख पाने के बाद भी तुम मुझे नहीं पहचानते? लू एक्सियन ने कहा। उसकी आंखों की शैतानी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। तभी तब शू शिनरुई को होश आया। होश में आने के बाद शू शिनरुई का चेहरा तमतमा गया और उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ समझाया, मुझे क्षमा करें यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि अभी मुझे क्या हुआ। मैंने बस सोचा था कि आपकी आंखें बहुत सुंदर थीं। जैसे जैसे वह बोलती गई उसकी आवाज़ धीमी होती गई और उसने अपना सिर तब तक नीचे झुकाया जब तक कि वह उसकी छाती में लगभग दबी नहीं गया। उसने सोचा कि उसने अपना आपा खो दिया है क्योंकि वह एक फेंगल थी, इसलिए उसे अपमानित महसूस हुआ। शू शिनरुई को इस तरह देखकर लू एक्सियन को थोड़ा मजा आया। वास्तव में उसने अभी राक्षसी विद्यार्थियों पर महारत हासिल की थी और उनका परीक्षण करना चाहता था। चूंकि उसे अपनी नौकरानी की दिव्य आत्मा को नुकसान पहुंचाने का डर था, इसलिए उसने उनका केवल थोड़ा सा उपयोग किया था, लेकिन अंतिम परिणाम से वह बहुत संतुष्ट हुआ। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया और अपना हाथ लहराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी एक खेती तकनीक का परीक्षण कर रहा था, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इतनी जल्दी यहाँ आकर मुझे लगता है कि तुम्हें ये फैंग की खबर है। लू एक्सियन की व्याख्या सुनकर शू शिनरुई ने फिर से अपना सिर उठाया। अभी भी उसके चेहरे पर थोड़ी सी लाली के साथ उसने कहा, हाँ यंग मास्टर, आपके एकांत में जाने के कुछ समय बाद संप्रदाय मास्टर फैंग ने ये फैंग की खबर भेजी, लेकिन चूंकि आपने अपनी साधना के दौरान परेशान न होने का निर्देश दिया था, इसलिए उन्होंने पहले मुझे बताया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यद्यपि यह जिन्यान संप्रदाय विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था, समाचारों की जांच करने में उनकी गति काफी तेज थी। संभवतः उनके पास एक विशेष खुफिया नेटवर्क था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब फैंग क्वान से पहले सूचना की जांच करने के लिए कहा गया तो वह इतना आश्वस्त था। इस दक्षता ने लू एक्सियन को उसके बारे में कुछ अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। लू एक्सियन ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, आपको जो खबर मिली है वह मुझे बताएं। गंभीर व्यवसाय की ओर मुड़ते हुए शू शिनरुई अब संकोची नहीं रही। उसने वह खबर सुनाई जो फैंग क्वान ने उसे बताई थी। ये फैंग वर्तमान में 20 साल का है और इताई इंपीरियल राजवंश के संरक्षक जनरल का एकमात्र पोता है। चूंकि उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब वह अभी भी कपड़े पहने हुए था, उसके दादाजी चाहते थे कि भविष्य में उस पर भरोसा करने के लिए कोई हो। वे इताई साम्राज्य के शासक से याचिका दायर करने गए। अंत में शासक ने व्यक्तिगत रूप से ये फैंग और उनकी 9वीं राजकुमारी सियाओ के बीच एक सगाई की व्यवस्था की जब वे बच्चे थे। हालांकि इस फैंग में बचपन से ही कल्टीवेशन के लिए बहुत खराब प्रतिभा थी। जब तक उनके दादा जीवित थे तब तक ये ठीक था, लेकिन और जनरल ये के निधन के बाद उन्हें अक्सर साथियों द्वारा धमकाया जाता था और यह आज भी जारी है। लू एक्सियन को ये थोड़ा अजीब लगा और वह बोलने से खुद को नहीं रोक सका। आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये फैंग इन सभी वर्षों में बहुत औसत दर्जे का रहा है। क्या उसके बारे में कुछ खास नहीं है? उसे संदेह होने लगा कि क्या फैंग क्वान ने गलत व्यक्ति की जांच की है। हालांकि ये फैंग की पृष्ठभूमि में एक नायक का स्वाद था, लेकिन उसकी ताकत मेल नहीं खाती थी। युवा मास्टर, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। शू शिनरुई को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अभी जानबूझकर उसे संदेह में छोड़ दिया था और उसने जारी रखा, 20 वर्षों तक ये फैंग के पास वास्तव में उसके बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में उसका एक कुलीन युवक के साथ संघर्ष हुआ था। जब दोनों के बीच लड़ाई हुई तो ये फैंग की ताकत पिछली जांच से पूरी तरह से असंगत थी। वह महान युवक गंभीर रूप से घायल होने से पहले कई राउंड तक भी जीवित नहीं रह सका। वास्तव में ऐसा कब हुआ? लू एक्सियन ने पूछा। यह आपके एकांत से बाहर आने के कुछ दिन पहले ही हुआ था यंग मास्टर। सेक्ट मास्टर फैंग के पास ये फैंग पर नजर रखने वाले लोग थे, ये नवीनतम समाचार है, शू शिनरुई ने उत्तर दिया।
टेबल टॉप पर अपनी उंगली थपथपाते हुए लुई एक्सियन ने सोचा कि यह फैंग किस तरह का भाग्य का बच्चा था। शूशिनरुई की रिपोर्ट के आधार पर यह संभव था कब्जा या पुनर्जन्म था। निस्संदेह यह भी संभव था कि एक कचरे निस्वर्ग विरोधी खजाना प्राप्त कर लिया हो। हालांकि ये सब सिर्फ उनकी अकलें थी, संपर्क करने के बाद ही उसे निश्चित रूप से पता चलेगा। वैसे क्या सूचेन की कोई खबर है? लुई एक्सियन को अचानक याद आया कि सूचेन अभी भी रजों के इनाम का शिकार हो रहा था और उसे आश्चर्य हुआ कि चीजें कैसे चल रही थी। जब सूचेन को पहली बार रजों ने इनाम के तहत रखा था तो वास्तव में बड़ी संख्या में कल्टिवेटर्स ने उसका पीछा किया था, लेकिन अंत में वह उन सभी से बच निकला। हाल ही में वह गायब हो गया है और किसी को भी उसके ठिकाने का पता नहीं चला है, शूशिनरुई ने कहा। यह परिणाम लुई एक्सियन की उम्मीदों के अनुरूप था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रजों उस आदमी को सिर्फ इनाम के आदेश से पकड़ पाएगा। जहां तक सूचेन के हाल ही में गायब होने की बात है, वह संभवतः पहले से ही शून्य राक्षसी ज्वाला के जन्म की प्रतीक्षा करने के लिए इताई साम्राज्य की ओर जा चुका था। चूंकि सूचेन और ये फैंग दोनों इताई साम्राज्य में थे, इसलिए उन्हें अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लुई एक्सियन ने तुरंत कहा, शिनरुई तैयार हो जाओ, हम तुरंत इताई साम्राज्य के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सुनकर कि वे इताई साम्राज्य जा रहे हैं, शूशिनरुई ने अचानक कुछ सोचा। युवा मास्टर, यदि आप इताई साम्राज्य जा रहे हैं तो संप्रदाय मास्टर फैंग ने कुछ समय पहले मुझे एक समाचार सुनाया था जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। ओह, क्या खबर है? चलो सुनते हैं। यह इस तरह है, यंग मास्टर, कुछ समय पहले दैवीय क्षेत्र से 2 लोग इताई इंपीरियल राजवंश में आए थे, जो कि चियान महाद्वीप से प्रोडिजीज का चयन करने के लिए दिव्य क्षेत्र में वापस ले जाने के लिए आए थे। इताई इंपीरियल राजवंश ने दुनिया भर में इसकी घोषणा भी की, प्रोडिजीज की एक सभा आयोजित करने की योजना बनाई और इसमें भाग लेने के लिए हर जगह से युवा प्रोडिजीज को आमंत्रित किया। जिन प्रतिभाओं को अपनी ताकत पर भरोसा है, वे शायद अब इंपीरियल सिटी में सभा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। शूशिनरुई ने उसे सब कुछ बताया। बोलते समय उसके चेहरे पर लालसा की झलक दिखाई दी। ऐसा भव्य आयोजन चियान महाद्वीप पर कई वर्षों में केवल एक बार होता था। स्वाभाविक रूप से वह इसे देखने जाना चाहती थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसे जिन्यान संप्रदाय में रहना होगा और उसे जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लुई एक्सियन वैसे भी इताई साम्राज्य की ओर जा रहा होगा। लुई एक्सियन को इस तथाकथित गैदरिंग ऑफ प्रोडिजीज में बहुत कम रुचि थी। जिस चीज के बारे में वह अधिक उत्सुक था वह दैवीय क्षेत्र के उन 2 लोगों की पहचान थी। सामान्यतः दैवीय क्षेत्र की सेनाएं प्रतिभा का चयन करने के लिए निचले क्षेत्र की विशेष यात्रा नहीं करेंगी जब तक कि उस बल में युवा पीढ़ी की योग्यता चिंताजनक न हो। पुरानी पीढ़ी अपने परिवार के उत्तराधिकार में अंतर के डर से अपने वंशजों की सहायता के लिए रणनीतिकारों या इसी तरह की भूमिकाओं के लिए अच्छी प्रतिभा वाले कुछ युवा कृषकों को खोजने के बारे में सोचेगी। और जिन ताकतों ने ऐसा किया वे मूल रूप से दैवीय क्षेत्र की प्रमुख ताकतें थीं। क्योंकि यदि यह एक छोटी ताकत होती तो वे सीधे दैवीय क्षेत्र में प्रतिभा पा सकते थे, लेकिन बड़ी ताकतें अलग थीं। वे चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ऐसा करना अन्य ताकतों को ये बताने जैसा था कि उनकी अपनी युवा पीढ़ी अक्षम है और उन्हें सहायता के लिए बाहरी लोगों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने मूल रूप से उपयोगी प्रतिभा खोजने के लिए लोगों को गुप्त रूप से निचले क्षेत्र में भेजा। यद्यपि निचले क्षेत्र और दैवीय क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और दैवीय क्षेत्र के समान क्षेत्र के कृषक आमतौर पर मजबूत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दैवीय क्षेत्र में लोग बचपन से ही सघन आध्यात्मिक कीवी वाले वातावरण में रहते थे। दैवीय क्षेत्र में संसाधनों के साथ मिलकर जो निचले क्षेत्र से कहीं अधिक था, इसने इस स्थिति का निर्माण किया। अन्यथा चूंकि वे सभी मानव जाति के सदस्य थे, इसलिए इतना अंतर होना संभव होगा। और दैवीय क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकतों के पास संसाधनों की सबसे कम कमी थी। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को निचले क्षेत्र से दैवीय क्षेत्र में ले जाना और फिर उन्हें आगे विकसित करना जरूरी नहीं कि उन्हें दैवीय क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभाओं से हीन बना दे। दैवीय क्षेत्र से आने वाले लुई एक्सियन स्वाभाविक रूप से इस स्थिति से बहुत अवगत थे। इसलिए वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि दैवीय क्षेत्र के इन 2 लोगों को किस बड़ी शक्ति द्वारा भेजा गया था। शिनरुई, क्या दिव्य क्षेत्र के इन 2 आगंतुकों की पहचान के संबंध में कोई खबर है? शूशिनरुई ने कुछ देर सोचा और कहा, उनमें से एक की पहचान कोई रहस्य नहीं है। वह इताई शाही राजवंश के पुराने पूर्वज है जो बाद में दिव्य क्षेत्र में चले गए। अब वह अपने साथ यात्रा कर रहे युवक के परिवार में एक अतिथि बुजुर्ग प्रतीत होता है। जहां तक उस युवक की पहचान की बात है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इताई साम्राज्य के शासक उसे यंग मास्टर तांताई कहते हैं। इसके अलावा कोई अन्य खबर नहीं है। लुई एक्सियन, जिनकी अभिव्यक्ति शांत थी, अब खबर सुनने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। फिर उन्होंने पूछा, क्या वह यंग मास्टर तांताई एक मोटा आदमी है? सेक्ट मास्टर फैंग ने मुझे पहले जो खबर दी थी उसके अनुसार जिन कल्टिवेटर्स ने यंग मास्टर तांताई को देखा है, उनका कहना है कि उनका शरीर मजबूत है। जहां तक बात है कि वह मोटे हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। यंग मास्टर, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? शूशिनरुई ने उत्सुकता से पूछा। 41 इताई राजवंश की ओर प्रस्थान। अगर फैंग क्वान ने मुझे जो जानकारी दी वह गलत नहीं है, तो मैं वास्तव में जानता हूं कि यह व्यक्ति कौन है। लुई एक्सियन को पहले से ही इस युवा मास्टर तांताई की पहचान के बारे में अनुमान था। यह व्यक्ति वास्तव में एक मोटा आदमी होना चाहिए। जहां तक रिपोर्ट में उल्लिखित मजबूत शरीर की बात है, तो यह संभावना थी कि वे कल्टिवेटर सच बोलने के लिए दोषी ठहराए जाने से डरते थे और जानबूझकर विवरण को सुंदर बनाते थे। जिसके बारे में बात करते हुए इस युवा मास्टर तांताई के पीछे के परिवार और लुई एक्सियन के पीछे के लू परिवार ने काफी इतिहास साझा किया। ऐसा नहीं था कि उनका रिश्ता अच्छा था, इसके विपरीत दोनों परिवार बहुत पहले से ही कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। जहां तक विशिष्ट कारण की बात है, यह इतना पीछे चला गया कि अब इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। बेशक उनके लिए प्राचीन लू परिवार के प्रतिद्वंदियों के रूप में अब तक खड़े रहना। तांताई परिवार स्वाभाविक रूप से दैवीय क्षेत्र में एक विशाल शक्ति था। लुई एक्सियन के लिए काफी आश्चर्य की बात थी कि इतनी ताकत वाला परिवार प्रतिभा की तलाश के लिए निचले दायरे में आने लगा था। अतीत में उन्होंने लू परिवार के लोगों को तांताई परिवार की युवा पीढ़ी के बारे में बात करते सुना था। हालांकि तब वह उन रिपोर्टों की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तांताई परिवार की युवा पीढ़ी बेहद कम महत्वपूर्ण थी और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करती थी। अब इसके बारे में सोचने पर ऐसा नहीं हो सकता था कि जूनियर कम महत्वपूर्ण थे, बल्कि यह था कि पुरानी पीढ़ी को डर था कि वे खुद को शर्मिंदा करेंगे और इस तरह उन्हें अभिनय करने से रोकेंगे। ये संभावना काफी ज्यादा लग रही थी। निस्संदेह कुछ अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए ये युवा मास्टर तांताई बाह्य रूप से बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि लुई एक्सियन, जो पहले कभी कभार ही बाहर जाते थे, ने भी उनके महान नाम के बारे में सुना था। युवा मास्टर तांताई का पूरा नाम तांताई वुटियन था। वह तांताई परिवार के वर्तमान कुलपति का बेटा था, जिससे उसकी स्थिति लगभग लुई एक्सियन के बराबर हो गई। उसके प्रसिद्ध होने का कारण यह नहीं था कि उसकी प्रतिभा या शक्ति कितनी ऊंची थी, बल्कि केवल इसलिए कि वह बहुत अधिक खा सकता था। जब भी वह किसी रेस्तरां में जाता था तो वह मूल रूप से मेनू पर हर एक व्यंजन का ऑर्डर देता था। एक बार का भोजन कई घंटों तक चलता था और कभी कभी वह बिना आराम किए पूरे दिन तक भी खा सकता था। इसके अलावा उन्हें खाने के बाद पैसे देना पसंद नहीं था। तार्किक रूप से तांताई परिवार के पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह भोजन करने और उत्साहपूर्वक खाने का आनंद ले रहे थे। उनके रुतबे के कारण इन रेस्तरां ने उन्हें दूर करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से तांताई परिवार के सदस्य बाद में बिलों का निपटान करने के लिए विशेष रूप से आए। वे नहीं चाहते थे कि ऐसे तुच्छ मामलों पर परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो। तांताई वुटियन बिल्कुल अपने नाम की तरह था, कानूनविहीन। बचपन से ही उन्हें एक फिजूलखर्च बेटे की तरह अभिनय करना और आम लोगों को धमकाने के लिए सड़कों पर गुंडों के एक समूह का नेतृत्व करना अच्छा लगता था। चूंकि वह कुलपति का पुत्र था, इसलिए परिवार के कुछ फिनिश भी उसके साथ चलना पसंद करते थे। वह वास्तव में चूहे के गोबर का एक टुकड़ा था जिसने दरिया के पूरे बर्तन को खराब कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तांताई परिवार अब निचले क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राकृतिक उपहारों वाली प्रतिभाओं की खोज करने लगा था। तार्किक रूप से तांताई वुटियन जैसे किसी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए था, भले ही वह पितृसत्ता का बेटा हो।
लेकिन वह भाग्यशाली था, न केवल उनके पिता थे जो उन पर बहुत स्नेह करते थे, बल्कि उनकी एक बहन भी थी जो तांताई परिवार की युवा पीढ़ी का चेहरा थी। उनकी बड़ी जुड़वा बहन तांताई क्यानिंग तंताई परिवार की वर्तमान युवा पीढ़ी के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग थी। उनकी साधना प्रतिभा शक्तिशाली थी और बहुत कम ही देखी जाती थी। जब आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता था तो उसके परिवार के बुजुर्ग अक्सर इस बात पर शोक व्यक्त करते थे कि जूनियरों की इस पूरी पीढ़ी की प्रतिभा केवल तांताई क्यानिंग पर केंद्रित थी। इससे पता चलता है कि वह कितनी असाधारण थी। ये ठीक इसी वजह से था कि तांताई बुटिन इस तरह के उपचार का आनंद ले सके। वह काफी चतुर भी था, हालांकि उसने कई छोटी मोटी बुराइयां की, लेकिन उसने कभी कोई बड़ा अत्याचार नहीं किया। परिवार के बुजुर्गों ने बस आंखें मूंद ली और उसे ऐसे ही रहने दिया। सुचेन, ये फेंग और अब तांताई बुटिन, ये हिताई साम्राज्य दिलचस्प होता जा रहा है। लुइक्सियन की आंखों में एक चंचल भाव दिखाई दिया। अगले दिन लुइक्सियन एक उड़ने वाले जहाज पर अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। इस यात्रा पर वह केवल शूशिनरुई और अंकल लिन को लेकर आए। जहाज की व्यवस्था फैंक्वान द्वारा की गई थी। उन्होंने खुद शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया, केवल दिखावे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अवसरों पर ही इसे सामने लाया। जहाज का संचालन करने वाला व्यक्ति जिन्यान संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। आमतौर पर यह बुजुर्ग जिन्यान संप्रदाय की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। एक बार जब वे इताई साम्राज्य में पहुंच गए तो लुइक्सियन को जब भी जानकारी की आवश्यकता होती वह इस बुजुर्ग से संपर्क कर सकते थे। बेशक उन्हें एहसान लेना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जाने से पहले फैंक्वान को बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन दिए। यंग मास्टर, हम पहले ही इताई साम्राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। शूशिनरुई ने उन्हें बाहर से याद दिलाया। रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इताई इंपीरियल राजवंश पर जाएं। लुइक्सियन ने निर्देश दिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि राक्षसी ज्वाला उबरने वाली थी, उसने पहले राजधानी में बसने और ये फैंग की पृष्ठभूमि की जांच करने की योजना बनाई जबकि वह वहां था। वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि किस प्रकार के अवसर ने किसी ऐसे व्यक्ति को जो 20 वर्षों से कूड़ा कचरा था एक जीनियस में बदलने की अनुमति दी। इताई शाही राजवंश की राजधानी में, क्योंकि इताई साम्राज्य के शासक ने कुछ समय पहले विलक्षण प्रतिभाओं को इकट्ठा करने की घोषणा की थी, पूरे चियान महाद्वीप से युवा कृषक जल्दी आ गए थे। पहले से ही समृद्ध राजधानी और प्रतिभाशाली लोगों से और भी अधिक भरी हुई थी। शहर में ठहरने की सुविधा देने वाली हर जगह एक के बाद एक पूरी तरह से बुक हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब लुइक्सियन शाही राजवंश में पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। अंत में वह अत्यधिक ऊंची कीमत चुकाकर विदेशी कृषकों के एक समूह से एक कमरा सुरक्षित करने में सफल रहा। अपनी हैसियत को देखते हुए वह आसानी से शाही महल में रह सकता था, लेकिन उसे कुछ काम निपटाने थे और उसने अपनी उपस्थिति हर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं समझी। आसपास के काश्तकारों की नाराजगी भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जो एक कमरा लेने में कामयाब नहीं हुए थे, वह अकेले ही रेस्तरां से बाहर निकल गए। राजधानी पहुंचने पर अंकल लिन को सुचेन के ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजा गया था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि दूसरा पक्ष कहां छिपा है। यदि उसने दूसरों को खोजने के लिए भेजा तो इसमें अनिवार्य रूप से कुछ समय लगेगा। केवल अंकल लिन के व्यक्तिगत रूप से कार्य करने से ही वे थोड़े समय में उनकी गतिविधियों का पता लगा सकते थे। जहां तक शूशिनरुई की बात है, लुइक्सियन ने उसे अकेले शहर में घूमने के लिए कुछ समय दिया था। उसे ये फैंग से संपर्क करने का अवसर ढूंढने की जरूरत थी और उसके साथ लोगों का होना सुविधाजनक होगा। ये फैंग तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त तरीका मानते हुए लुइक्सियन राजधानी की सड़कों पर इत्मीनान से चले। वह जहां भी गुजरता था कई कल्टीवेटर बार उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते थे। वे गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे कि ऐसी उत्कृष्ट कौतुक किस शक्ति से आई होगी। इताई राजधानी के भीतर त्यानिक्सियाओ टावर नामक एक प्रसिद्ध इमारत थी। ये टावर राजधानी के कुलीन वर्ग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता था। इसका आंतरिक भाग अत्यंत विलासितापूर्ण ढंग से सजाया गया था, यहाँ तक कि सबसे साधारण आभूषण भी बहुत मूल्यवान था। त्यानिक्सियाओ टावर का उपयोग विशेष रूप से बड़े शॉट्स या प्रतिष्ठित लोगों की मेजबानी के लिए किया जाता था। जो साधारण कृषक प्रवेश करना चाहते थे उन्हें किसी योग्य व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया जाना था, अन्यथा भले ही वे बड़ी धनराशि की पेशकश करें उन्हें ठुकरा दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान विदेशी प्रतिभाएं लगातार त्यानिक्सियाओ टावर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। वे दोनों अपनी प्रतिभा साबित करना चाहते थे और अपने साथियों के सामने शेखी बघाड़ने के लिए कुछ चाहते थे, लेकिन अंत में बहुत कम लोग ही सफलतापूर्वक इमारत में प्रवेश कर पाए। इस समय त्यानिक्सियाओ टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक निजी कमरे में युवा पुरुष और महिला प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह शराब पी रहा था और बातें कर रहा था। प्रत्येक ने शानदार कपड़े पहने हुए थे और गहरी आभा धारण कर रखी थी। त्यानिक्सियाओ टावर में प्रवेश करने में सक्षम होना पहले से ही असाधारण था। सबसे ऊपरी मंजिल पर होने का मतलब था कि उनकी पहचान की कल्पना करना आसान था। अधिकांश इताई साम्राज्य के स्थानीय पसंदीदा बच्चे थे, जबकि कुछ अन्य प्रमुख शक्तियों से आए थे। हालांकि इस निजी कमरे में प्रवेश करने के लिए उनकी स्थिति और ताकत को उपस्थित सभी लोगों द्वारा पहचाना जाना था। प्रतिभाशाली लोगों के इस जमावड़े के कारण सभी प्रकार के लोग राजधानी में आ रहे हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि उनकी अल्पशक्ति उन्हें सभा में अपना नाम बनाने और दैवीय क्षेत्र के उस युवा मास्टर तांताई द्वारा ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देगी? शक्तिशाली आभा के साथ विलासितापूर्ण वस्त्र पहने एक विलक्षण व्यक्ति बोला। उनके स्वर में गहरा तिरस्कार झलक रहा था। उन विदेशी कल्टीवेटरों में से कई के पास त्यानिक्सियाओ टावर में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन्हें उच्च सम्मान नहीं दिया। ये शब्द कई लोगों को पसंद आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, वास्तव में हमारे यहाँ होते हुए कुएं की तली में रहने वाले उन मेंढकों का इस सभा में क्या काम? हालांकि यहाँ बैठे सभी लोगों की प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से यंग मास्टर तांताई की नजर में आ जाएंगे। क्या आप सभी वास्तव में दिव्य क्षेत्र में उनका अनुसरण करने का इरादा रखते हैं? ज़्यूसन, जो बातचीत में भाग लिए बिना चुपचाप शराब पी रहे थे, अंततः ये सुनकर धीरे से बोले, यद्यपि युवा मास्टर तांताई के पीछे का परिवार दिव्य क्षेत्र में एक टाइटन प्रतीत होता है, हम कृषक स्वयं को दूसरों के प्रति कैसे समर्पित कर सकते हैं? इसके अलावा दैवीय क्षेत्र के लोग केवल एक अनुकूल समय और स्थान पर कब्जा करते हैं। यदि हम दैवीय क्षेत्र में पैदा हुए थे तो हम उन दैवीय क्षेत्र की प्रतिभाओं से कमजोर नहीं होंगे। मैं इस बार केवल अपनी ताकत साबित करने के लिए प्रोडिजीज की सभा में भाग ले रहा हूँ। जहां तक दिव्य क्षेत्र की बात है, भविष्य में अलौकिक शक्ति क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से वहां खुद ही जाऊंगा। दूसरों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शब्द जोरदार और गूंजने वाले थे, जिससे भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। ज़्यूसन को थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन ये वास्तव में उनकी सच्ची भावनाएं थी। युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से अहंकार होता है। इसके अलावा जबकि निचले क्षेत्र की तुलना ईश्वरीय क्षेत्र से नहीं की जा सकती, उसकी स्थिति को देखते हुए उसके पास सामान्य खेती संसाधनों की कमी नहीं थी। केवल दैवीय क्षेत्र के किसी व्यक्ति का अनुयायी बनने के लिए एक पूर्णतः शासन होने का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य साधकों के लिए दैवीय क्षेत्र में जाने का अवसर निश्चित रूप से एक खूनी संघर्ष का कारण बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे अब सभा में भाग लेने वाले कई साधकों के लिए उन्हें अधीनस्थ होने की परवाह नहीं होगी। आखिरकार ये ईश्वरीय क्षेत्र था, भले ही वहाँ कोई छोटी शक्ति ही क्यों न हो, ये लोग उनके साथ शामिल होने के लिए उमड़ पड़ेंगे। 42 यह असाधारण प्रतिभा कौन है? भाईजीयू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप में न केवल गहन साधना होगी बल्कि इतनी उच्च जागरूकता भी होगी। प्रशंसनीय, सचमुच प्रशंसनीय। हालांकि ऐसा लगता है कि आपने दैवीय क्षेत्र में न जाने की इच्छा का केवल आधा कारण ही बताया है। मुझे डर है कि बाकी आधा कारण नौवीं राजकुमारी के कारण है ना? रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र ने आंख मारते हुए कहा। वह और ज़्यूसन एक गहरे रिश्ते वाले करीबी दोस्त थे और वह अपने दोस्त के विचारों को जानता था। उसने इस समय जानबूझकर अपने भाई की मदद करने के उद्देश्य से यह बात कही। निश्चित रूप से ज़्यूसन पुत्र ने उस पर कृतज्ञ दृष्टि डाली। उपस्थित लोगों में से कई लोगों को नौवीं राजकुमारी के लिए ज़्यूसन की प्रशंसा के बारे में भी पता था और वे सभी कमरे में आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला की ओर विचारोत्तेजक नजरें डाल रहे थे।
महिला ने हल्के बैंगनी रंग का पैलेस गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसने जो आभूषण पहने थे वे भी बहुमूल्य उच्च मूल्य वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं। उसका पूरा व्यक्तित्व सुरुचिपूर्ण और महान दिखाई देता था, जो पूरी तरह से लुभावनी सुंदरता के चेहरे से पूरित था। वह कोई और नहीं बल्कि किताई साम्राज्य के शासक की प्रिय बेटी नौवीं राजकुमारी सियाओ थी। सियाओ लंबे समय से ध्यान का केंद्र बनने का आदी हो गया था और उसे ऐसी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। वह शांत स्वर में बोली, द मिस्टीरियस मून सेंसन मजाक करता है। जियू सेंसन की दैवीय क्षेत्र में जाने की अनिच्छा पूरी तरह से उसके दृढ़ और भव्य महत्वाकांक्षाओं के कारण है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातों से दूरी का एहसास होता था। रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र को यह बात समझ में आ गई, लेकिन वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए कृतसंकल्प था। उन्होंने जल्दी से कहा, नौवीं राजकुमारी, यहाँ हम में से कौन आपके लिए भाई जियू की भावनाओं से अनजान है? क्या आप अपने बचपन की मंगेतर ये फैंग के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? उनके शब्द स्पष्ट थे, लेकिन सियाओ केवल हल्के से मुस्कुराए, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जैसे कि मौन रूप से इसे स्वीकार कर रहे हों। हालांकि उसके मन में ये फैंग के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसने ऐसे समय में एक सुविधाजनक ढाल के रूप में काम किया। इसके अलावा विवाह की व्यवस्था उसके पिता सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई थी। वह सार्वजनिक तौर पर इसका खंडन नहीं करेगी। स्थिति को सामने आते देखकर जियू सन पुत्र को पता चल गया कि अब उसके लिए आगे बढ़ने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय आ गया है। उन्होंने सियाओ को उत्सुकता से देखा और कहा, सियाओ, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। हालांकि ये फैंग के साथ आपकी सगाई का आदेश शासक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था, ये केवल उसके दादा की स्थिति के कारण था। उनकी प्रतिभा और ताकत शाही शहर में सभी को पता है। वह संभवतः आपके योग्य कैसे हो सकते हैं? यदि आप कहें तो मैं शासक से सगाई रद्द करने की विनती कर सकता हूं। तब आपको ये फैंग पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि हाल ही में ऐसी अफवाहें थीं कि ये फैंग पहले की तरह बेकार नहीं थे, लेकिन इन प्रोडिजीज ने ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अन्यथा जियू सन पुत्र ने सार्वजनिक रूप से ये फैंग को सीधे तौर पर अपमानित नहीं किया होता। जहां तक शासक को सगाई रद्द करने के लिए मनाने की बात है, वह मूर्खतापूर्ण बात नहीं कर रहा था। वह अच्छी तरह से जानते थे कि ताई साम्राज्य के शासक सियाओ पर अत्यधिक स्नेह करते थे, लेकिन अपने मूल में उन्होंने लाभ को प्राथमिकता दी। जियू संप्रदाय के सन पुत्र के रूप में उनकी अपनी स्थिति और उनकी ताकत को देखते हुए उदार उपहार पेश करने से विलोपन के सफल होने की अत्यधिक संभावना होगी। आखिरकार शासक भी जानता था कि ये फैंग पिछले 20 वर्षों से निराशाजनक रूप से अयोग्य था। यदि मृतक बूढ़े जनरल से किया गया वादा और अपने शब्दों से पीछे हटने की प्रतिष्ठा से बचने की इच्छा न होती, तो शासक ने पहले ही सियाओ की सगाई रद्द कर दी होती। जियू सन पुत्र को अपने आप पर बहुत भरोसा था। उनका मानना था कि उनके और ये फैंग के बीच चयन करते समय शासक को संकोच करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक असीमित भविष्य वाला जियू संप्रदाय का एक संत पुत्र था, दूसरा प्रतिभाहीन निकम्मा था। कोई तुलना नहीं थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है संत पुत्र, ये सगाई मेरे पिता सम्राट द्वारा तय की गई थी और मुझे उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने की कोई इच्छा नहीं है, सियाओ ने चतुराई से जवाब दिया। भीड़ की नज़र में जियू सेंसन वास्तव में ये फैंग से कहीं बेहतर था। हालांकि सियाओ को दोनों व्यक्तियों के प्रति समान उदासीनता महसूस हुई। इसके अलावा उसे पूर्व में एक निश्चित अहंकार महसूस हुआ। उसकी स्थिति और स्थिति को देखते हुए उसे दैवीय क्षेत्र की कुछ समझ थी। हालांकि जियू सेंसन के पहले के दावे में कुछ सच्चाई थी कि दैवीय क्षेत्र में केवल लाभप्रद समय और स्थान था। वास्तविकता ये थी कि इन बाहरी कारकों के बिना भी दैवीय क्षेत्र में उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। इसके अलावा सियाओ की अपनी प्रतिभा और ताकत जियू सन पुत्र से आगे निकल गई। हालांकि वह एक दोस्त, एक पति के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे उसमें कुछ कमी महसूस हुई। इसके अतिरिक्त वह अपनी राय और महत्वाकांक्षाओं वाली महिला थी। हालांकि ये फैंग में ताकत की कमी थी, फिर भी उसे नियंत्रित करना आसान था। इन वर्षों में कई लोगों ने उसका पीछा किया था। इस प्रकार उसने इनकार के लिए एक सुविधाजनक बहाने के रूप में सगाई को बनाए रखना पसंद किया। हालांकि इतने सारे लोग देख रहे थे और दूसरे पक्ष की स्थिति को एक संत पुत्र और एक प्रसिद्ध प्रोडिजी के रूप में देखते हुए सियाओ बहुत कठोर बात नहीं करना चाहते थे और जियू सन पुत्र को हार का सामना करना पड़ा। मिस्टीरियस मून सेंसन के पास अच्छी ताकत थी, लेकिन वह काफी सरल और ईमानदार स्वभाव का था। सियाओ की बातें सुनकर उसने गलती से सोचा कि उसे ये फैंग से कुछ लगाव है और वह सगाई रद्द करने को तैयार नहीं थी। इस प्रकार उसने उसे फिर से मनाने की कोशिश की। नौवीं राजकुमारी, ये फैंग की शक्ल सूरत की तुलना भाई जियू से नहीं की जा सकती। उसकी प्रतिभा और ताकत की तो बात ही छोड़िए। आपको सगाई की खातिर खुद को सहने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। भाई जल्दी आओ और देखो, यह विलक्षण व्यक्ति जो कहीं से आया हुआ प्रतीत होता है, बहुत अधिक असाधारण प्रतीत होता है। जैसे ही मिस्टीरियस मून सेंसन सियाओ से बात करना जारी रखने वाला था, अचानक एक महिला की आवाज से उसकी बात रुक गई। हालांकि उसने क्रोधित होने का साहस नहीं किया, क्योंकि आवाज का स्रोत उसकी छोटी बहन थी। मिस्टीरियस मून सेंसन की बहन का नाम दाओरान था। उसकी प्रतिभा इन प्रोडिजी से थोड़ी कम थी, इसलिए उसके पास मूल रूप से शीर्ष मंजिल पर रहने की कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन वह अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहती थी और उसने अपने भाई मिस्टीरियस मून सेंसन को उसे अपने साथ लाने के लिए प्रेरित किया था। जो व्यक्ति त्यानजियाओ टावर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच सकता था, उसके लिए एक व्यक्ति को साथ लाना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा दाओरान स्वयं त्यानजियाओ टावर में प्रवेश कर सकती थी, वह ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। इससे पहले जियू सेंसन और सियाओ से संबंधित मामले के दौरान दाओरान को हस्तक्षेप करना मुश्किल हो गया था। वो महसूस करते हुए वह अपने ऊंचे सुविधाजनक स्थान से नीचे सड़क पर आते जाते कल्टीवेटरों को देखने के लिए खिड़की के पास गई। हालांकि उसके कान अभी भी निजी कमरे में होने वाली घटनाओं से जुड़े हुए थे और वह ये भी उत्सुक थी कि क्या सियाओ जियू सन पुत्र को स्वीकार करेगा। हालांकि दाओरान की कल्टीवेशन प्रतिभा उसके भाई जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह उससे कहीं अधिक चतुर थी। वह जानती थी कि सियाओ के अंतिम शब्दों में स्पष्ट रूप से एक अंतर्निहित चतुराईपूर्ण स्वीकृति थी। अप्रत्याशित रूप से उसके ईमानदार भाई ने इसे नहीं समझा था और वह अभी भी मूर्खतापूर्वक अपने दोस्त का समर्थन करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन कोई अच्छा बहाना नहीं ढूंढ पाए। ठीक उसी समय उसने अचानक नीचे सड़क पर एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी को देखा। उनकी आभा अलौकिक, अमर के समान अलौकिक थी। भीड़ के बीच भी वह अलग खड़ा था और उसे एक नजर में देखा जा सकता था। दाओरान तुरंत थोड़ा मुग्ध हो गई और उसने रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र को बुलाया और अवसर का लाभ उठाते हुए अपने मूर्ख भाई को भी अपनी गलती जारी रखने से रोका। अपनी बहन की पुकार सुनकर रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र को भी कुछ जिज्ञासा हुई। वह जानता था कि दाओरान के पास अक्सर रोमांचकारी क्षण होते थे, लेकिन वह कभी भी इतनी उत्साहित नहीं थी। जब वह खिड़की के पास पहुंचा और ध्यान से देखा, तो बिना किसी संकेत के उसने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसका जिक्र उसकी बहन कर रही थी। भाई तुम वहां क्यों खड़े हो? ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से असाधारण है, उसे परिचित होने के लिए आमंत्रित करें, दाओरान ने बगल से आग्रह किया। वह आदमी दूर जाने वाला था। कोई भी धीमा और वे अवसर चूक सकते हैं। रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र ने भी संकोच नहीं किया। उसने लापरवाही से पास की मेज से शराब से भरा एक कप उठाया और उस आदमी की ओर फेंक दिया। उन्होंने इसे अपनी आध्यात्मिक कीवी के एक कतरे से भर दिया। हालांकि वह आदमी वास्तव में असाधारण लग रहा था, फिर भी वह अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। आखिरकार त्यानजियाओ टावर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वह नियम भी नहीं तोड़ सकता था। 43 आकस्मिक भाव की शक्ति। दूसरी तरफ लू एक्सिन सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। ये फैंग से संबंधित मामलों के बारे में गहराई से सोच रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसे अचानक अपनी ओर कुछ उड़ता हुआ महसूस हुआ। काफी समय हो गया था जब उसका सामना किसी ऐसे लापरवाह से हुआ था जिसने उसे अपमानित करने का साहस किया था। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि यह कौन हो सकता है, ये देखते हुए कि वह अभी कुछ समय पहले ही शाही शहर में आया था।
बिना किसी हिचकिचाहट के और अपना सिर घुमाए बिना लू यिक्सिन ने बस अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां बढ़ाई और आने वाली वस्तु को मजबूती से पकड़ लिया। इस दृश्य ने ताओ रैन के दिल को तेज कर दिया, लेकिन रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र की नजर में इसने उसके विद्यार्थियों को संकुचित कर दिया। शराब का प्याला शराब से भरा हुआ था और उसमें उसकी अपनी आध्यात्मिक कीवी थी, फिर भी उस आदमी ने अपना सिर भी नहीं घुमाया था, केवल 2 उंगलियों से उसे पकड़ने में कामयाब रहा। शराब की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी थी। साधना का ये स्तर एक विशेषज्ञ, बिल्कुल एक विशेषज्ञ। ये देखकर कि उस आदमी ने अपना सिर घुमा लिया था और सीधे उसकी ओर देख रहा था, मिस्टीरियस मून सेंसोन ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और कहा, युवा मास्टर, मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। बात बस इतनी है कि मैंने आपके पास एक असाधारण आभा देखी है और मैं आपको बातचीत के लिए त्यानिक्सिया टावर में आमंत्रित करना चाहता हूँ। किसी भी अपराध के लिए कृपया मुझे माफ कर दें। इस हंगामे ने स्वाभाविक रूप से सड़क पर अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे रहस्यमय मून सेंसोन को व्यक्तिगत रूप से किसी को त्यानिक्सिया टावर की शीर्ष मंजिल पर आमंत्रित करते देखकर आश्चर्यचकित थे और उन्हें थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, क्योंकि वे पहली मंजिल में भी प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, शीर्ष की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि जब उन्होंने आमंत्रित युवा मास्टर को देखा तो उन सभी को हीनता की भावना महसूस हुई। वे समझ गए कि मिस्टीरियस मून सेंसन जैसा विलक्षण व्यक्ति भी उनसे मित्रता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों बोलेगा। लू यिक्सिन ने मूल रूप से सोचा था कि मौत की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति उस पर घात लगाकर हमला कर रहा था। ये देखकर कि उसके हाथ में केवल शराब का प्याला था, उसने जवाबी हमला न करने और हमलावर को दबाने का फैसला किया। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक हट्टा कट्टा युवक और एक गोरे चेहरे वाली युवती खिड़की पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। लू यिक्सिन को अपनी ओर देखता देख युवक ने जल्दी से खुद को समझाया। ऐसा लग रहा था कि वह सच कह रहा था, क्योंकि वास्तव में उस पर हत्या का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उस रेस्तरां की पट्टिका पर उकेरे गए 3 सुनहरे पात्रों को भी देखा जहां वे दोनों स्थित थे, त्यानिक्सिया टावर। लू यिक्सिन ने इस इमारत के बारे में तब सुना था जब वह पहली बार इंपीरियल सिटी पहुंचे थे। ये देखते हुए कि दोनों शीर्ष मंजिल पर स्थित थे, वे संभवतः शीर्ष स्तरीय प्रोडिजीज थे। चूंकि उसने अभी तक तय नहीं किया है कि ये फैंग से कैसे निपटना है, वह इस क्षमता के व्यक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। वहां प्रतीक्षा करें। ये कहने के बाद लू यिक्सिन ने अपने दाहिने हाथ को हल्का सा झटका दिया और वाइन का कप वापस फेंक दिया। ये देखकर रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और आने वाले शराब के कप को पकड़ने के लिए पहुंच गया, क्योंकि इसमें लू यिक्सिन द्वारा जोड़े गए आध्यात्मिक कीवी कांच था। शराब का प्याला उसके हाथ में लगातार घूमता रहा। रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र के माथे पर ठंडा पसीना बह निकला। इससे पहले कि वह अंततः अपने हाथ में प्याला पकड़ सके, उसे अपनी आध्यात्मिक कीवी प्रसारित करनी पड़ी। फिर उसने अंदर की बढ़िया वाइन एक घूंट में पी ली और मुस्कुराते हुए लू यिक्सिन से कहा, फिर मैं आपके आगमन का इंतजार करूंगा, यंग मास्टर। ये देखकर कि युवक शराब का कप बरकरार रखने में सक्षम था, लू यिक्सिन ने उस पर अतिरिक्त नजर डाली। हालांकि यह सिर्फ एक आकस्मिक फेंक था, इसमें आध्यात्मिक कीवी का अंश था। युवक के लिए प्याले को टूटने से बचाना और शराब को गिरने से बचाना दर्शाता है कि उसमें कुछ ताकत है। हालांकि त्यानिक्सिया टावर की ओर मुड़ने और चलने से पहले उसने केवल एक बार उस पर नजर डाली। दरवाजे पर मौजूद गार्डों ने पहले जो कुछ हुआ उसे देख लिया था और उसे नहीं रोका। भाई, क्या तुम ठीक हो? ताओ रैन ने चिंता से पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पहले अपने भाई को पसीना बहाते हुए देखा था। ये सिर्फ शराब का कप पकड़ना था, क्या ये वास्तव में आवश्यक था? सौभाग्य से अंत में वह ठीक लग रहा था। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? ये सिर्फ शराब का कप पकड़ने जैसा था। रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र ने वीरतापूर्वक अपना हाथ लहराया। हालांकि उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, वह अपनी बहन के सामने हारना नहीं चाहता था। चूंकि आप ठीक हैं, मैं नीचे जाऊंगा और उस यंग मास्टर को ऊपर लाऊंगा। ऐसा कहने के बाद ताओरान रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र को दोबारा देखे बिना ही भाग गया। भाई मिस्टीरियस मून, क्या तुम सचमुच ठीक हो? पर्पल जेड सेंसोन ने इस समय पूछा। उपस्थित प्रोडिजीज ने भी देखा। वे सभी पहले इस दृश्य को देख चुके थे और चूंकि उनकी साधना का स्तर ताओरान की तुलना में अधिक था, वे स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि रहस्यमय मून सेंसोन ने इसे संभालने के लिए बहुत संघर्ष किया था। इसके अलावा इन प्रोडिजीज को एक दूसरे की ताकत की गहरी समझ थी, इसलिए वे अपने संदेह को सत्यापित करना चाहते थे। रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र को पता था कि वह इसे उनसे छिपा नहीं सकता है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कप पकड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपनी हथेली खोली। यह अज्ञात था कि कौन सा प्रोडिजी हॉन्फिने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने देखा कि रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र के दाहिने हाथ की हथेली चमकदार लाल थी, जिसमें कुछ खून के धब्बे थे जो अभी तक फीके नहीं हुए थे। वे सभी जानते थे कि मिस्टीरियस मून सेंसन का भौतिक शरीर ताकत के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। फिर भी शराब का प्याला पकड़ने मात्र से ही उसके हाथ की यह हालत हो गई थी, जो उसे फेंकने वाले व्यक्ति की गहन साधना को दर्शाता है। भाई मिस्टीरियस मून, मुझे डर है कि जिस यंग मास्टर को आपने अभी आमंत्रित किया है वह 30 साल से अधिक पुराना है, कोई पूछने से खुद को नहीं रोक सका। असंभव, मुझे यकीन है कि वह 30 से अधिक का नहीं है, वह हमारी उम्र के बारे में दिखता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो खुद ही देखिए कि वह कब आता है, मिस्टीरियस मून सेंसोन ने दृढ़ता से कहा। जब एक कल्टीवेटर खेती के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो वे अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ विवरणों से कुछ बता सकता है। उन्होंने ये कहने का साहस किया कि अकेले यंग मास्टर की आभा के आधार पर वह पुराने वरिष्ठ की तरह नहीं लगते थे। रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र को ये कहते हुए सुनकर हर कोई इस युवा मास्टर से मिलने के लिए उत्सुक था, जो लगभग उनकी उम्र का था, फिर भी उसके पास इतनी गहन साधना थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कौन सा विदेशी कौतुक हो सकता है। यहाँ तक किसी याओ को भी थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि पर्पल जेड सेंसन के लिए भी एक वाइन कप के साथ ऐसी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्यानिक्सिया टावर पर वाइन के कप कितने महंगे थे, वे अभी भी सिर्फ वाइन के कप थे। यदि किसी ने आध्यात्मिक कीवी जोड़ दी तो थोड़ी सी भी गलती उन्हें चकनाचूर कर देगी। शारीरिक रूप से मजबूत रहस्यमय चंद्रमा संपुत्र की हथेली को चमकदार लाल करने का उल्लेख नहीं किया गया। युवा मास्टर का अपनी आध्यात्मिक कीवी पर नियंत्रण संभवतः के शिखर पर पहुंच गया था। लू यिक्सिन को नहीं पता था कि उसने शराब का कप लापरवाही से फेंककर इतना प्रभाव पैदा किया था। वह हिताई साम्राज्य में नंबर 1 टावर के रूप में जानी जाने वाली इमारत का अवलोकन करते हुए त्यानिक्सिया टावर के अंदर इत्मीनान से चले। इस तथ्य के अलावा कि इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री निचले क्षेत्र में होने के कारण सीमित हो सकती है, इसका लेआउट डिवाइन डोमेन के कुछ प्रसिद्ध टावरों से थोड़ा ही कमतर था। टावर के अंदर का स्थान बहुत बड़ा था और घुमावदार सीढ़ियां एक विशाल ड्रैगन की तरह सीधे आकाश की ओर जाती हुई प्रतीत होती थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसे त्यानिक्सिया टावर कहा जाता था। लू यिक्सिन सामान्य गति से चल रहा था, जो धीमी नहीं थी, लेकिन वह अभी दूसरी मंजिल पर पहुंचा था। जैसे ही वह चलना जारी रखने वाला था, उसने दूर से ऊपर की ओर से एक पतली सी आकृति को तेजी से नीचे आते देखा। यो यंग मास्टर, मेरा नाम ताओ रैन है, मेरे भाई ने भेजा है, मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, ताओ रैन ने हाँफते हुए कहा और स्पष्ट रूप से नीचे की ओर भाग रहा था। जिस भाई ताओ रैन के बारे में बात की गई वह वही युवक होना चाहिए जिसने उसे आमंत्रित किया था। दोनों एक जैसे दिखते थे, हालांकि उनकी बनावट में काफी अंतर था। तब मैं आपको परेशान करूंगा, मिस लू यिक्सिन ने कहा। उसकी क्यों संयमित थी और उसकी सौम्य सुंदर उपस्थिति उसकी ताकत के साथ कुछ हद तक बेमेल लग रही थी। रास्ते में ताओ रैन लू यिक्सिन पर नजरें चुराता रहा। इसे करीब से महसूस करने पर, वह दूर से देखने पर और भी अधिक आश्चर्यजनक लग रहा था। वह साधारण रूप से शांत दिखते थे, सामान्य युवा कल्टीवेटर की तरह बिल्कुल भी दिखावटी नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि यह युवा मास्टर उनसे भी छोटा लगता था। हालांकि कोई भी उसकी शक्ल से बिल्कुल नहीं बता सकता था, उसे बस यही एहसास था। 44 युवा मास्टर लू की उम्र। जब ताओ रैन लोगों को कमरे में लाया तो प्रोडिजीज की भीड़ जो चर्चा कर रही थी कि लू यिक्सिन चियान महाद्वीप के किस शीर्ष गुट से आ सकते हैं, सभी ने एक साथ अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा दी।
एक पल के लिए शोरगुल वाला कमरा अचानक शांत हो गया। जैसे ही उन्होंने लू एक्सियन को देखा तो वे सभी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गए। मूल रूप से उन्होंने केवल ये सोचा था कि दूसरे पक्ष के पास गहन साधना और असाधारण ताकत है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी शक्ति भी इतनी उत्कृष्ट होगी, विशेषकर वह स्वभाव जो जन्मजात लगता था। भीड़ की तीखी निगाहों का सामना करते हुए लू एक्सियन, जो बचपन से लू परिवार में ध्यान का केंद्र था, शांत और संयमित रहा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। इस तरह की मुद्रा ने एक बार फिर रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र और अन्य विलक्षण लोगों को उनके दिल में उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि सामान्य लोगों द्वारा इस तरह से जांच किए जाने से भी कुछ असुविधा होगी, इस बात पर विचार करना तो दूर की बात है कि उन सभी की साधारण पहचान और पृष्ठभूमि थी। यदि उनसे पहले के इस युवा मास्टर को बचपन से ही एक प्रमुख गुरु द्वारा पोषित नहीं किया गया होता तो वह निश्चित रूप से इस तरह का धैर्य प्रदर्शित नहीं कर पाते। इसी तरह लू एक्सियन ने भी प्रोडिजीज के इस समूह को देखा और पाया कि उनमें से कई के पास अच्छी ताकत थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे उनके हाथ के नीचे कितनी चालों का सामना कर सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच आपसी जांच केवल एक पल तक ही चली। आमंत्रितकर्ता के रूप में मिस्टीरियस मून यंग मास्टर सबसे पहले खड़े हुए और कहा, यंग मास्टर कृपया यहाँ बैठ जाएं। लू एक्सियन के अपनी सीट पर बैठने के बाद मिस्टीरियस मून सेंसोन ने उनके सामने 2 वाइन ग्लास भर दिए, अपना ग्लास उठाया और कहा, मैंने पहले ऊपर से देखा कि यंग मास्टर असाधारण थे और आपसे परिचित होने की उत्सुकता में मैंने आपको आमंत्रित करने के लिए कप फेंक दिया। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। बोलने के बाद उसने अपना सिर पीछे झुकाया और एक घूंट में शराब को अपने कप में निकाल लिया। आमतौर पर मिस्टीरियस मून सेंसन के पास एक महान स्थिति थी और स्वाभाविक रूप से उसमें अहंकार था, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने यंग मास्टर की ताकत और भी अधिकता थी, इसलिए उसने अभिमानपूर्वक कार्य करने का साहस नहीं किया। शराब खत्म करने के बाद मिस्टीरियस मून सेंसोन ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यंग मास्टर आपको कैसे संबोधित करूं? लू एक्सियन, ये देखते हुए कि दूसरा पक्ष इतना ईमानदार था, लू एक्सियन अभी से इतने छोटे मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। युवा मास्टर लू, मैं दाओशिन हूं, रहस्यमय चंद्रमा सन संप्रदाय का संत। ये कैंग्यान संत है और यह चिक्सिया संत है। मिस्टीरियस मून सेंसन ने एक एक करके लू एक्सियन को उपस्थित प्रोडिजी से परिचित कराया। जिन लोगों के नामों का उल्लेख किया गया उनमें से कुछ अपेक्षाकृत उत्साही थे, जबकि अन्य थोड़े ठंडे थे। आखिरकार उपस्थित सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार थे। हालांकि जो लोग अपेक्षाकृत ठंडे थे वे भी बहुत सीधे नहीं होंगे और कम से कम वे उसे स्वीकार करने के लिए सिर हिलाएंगे। वे सभी प्रमुख गुटों से थे और बचपन से उनकी परवरिश ने यह सुनिश्चित किया कि वे आसानी से दूसरों को नाराज नहीं करेंगे। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने वास्तव में लू एक्सियन को कार्रवाई करते नहीं देखा था। शराब का प्याला फेंकने का पिछला कार्य वास्तव में उसकी अपनी आध्यात्मिक क्यूई पर उसका नियंत्रण दर्शाता था, लेकिन ये केवल उसकी ताकत का एक हिस्सा था और पूरी ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। इन सभी विलक्षण प्रतिभाओं के दिलों में अपना अपना गौरव था। आध्यात्मिक क्यूई पर उनका नियंत्रण दूसरों जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जब सच्ची ताकत की बात आती है तो उनमें से प्रत्येक को खुद पर पूरा भरोसा था। लोगों की संख्या थोड़ी अधिक होने के कारण रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र सभी का विस्तार से परिचय नहीं करा सके। हालांकि जब ज़्यूसन की बात आई तो उन्होंने फिर भी जोर दिया, युवा मास्टर लू, यह ज़्यूसन है जो हमारे इताई साम्राज्य में एक प्रसिद्ध विलक्षण व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनकी प्रतिभा और ताकत से बहुत आश्चर्यचकित हूँ। ज़्यूसन मिस्टीरियस मून सेंसोन की चापलूसी से बहुत प्रसन्न हुए और लू एक्सियन को स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा हिलाया। अपनी प्रतिभा के कारण वह अपने बारे में बहुत सोचता था और स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साह से कार्य नहीं करता था। उसे डर था कि इससे उसकी अपनी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसके अलावा सीआओ भी मौजूद थे और वह दूसरों को ऊपर उठाना नहीं चाहते थे, खासकर जब से दूसरा पक्ष एक सुंदर आदमी था। लू एक्सियन को ज़्यूसन के रवैये की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपने विवेक से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि यह व्यक्ति थोड़ा अहंकारी था। हालांकि उसकी ताकत अच्छी थी, लेकिन यह उस पर ध्यान दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बगल में रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र इस समय थोड़ा शर्मिंदा था। ज़्यूसन का रवैया अब तक का सबसे ठंडा रवैया माना जा सकता है। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि चूंकि दोनों असाधारण प्रतिभा वाले पात्र थे इसलिए वे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन चूंकि चीजें पहले से ही ऐसी थी इसलिए वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सके। बाकी सभी का परिचय पहले ही हो चुका था, केवल आखिरी महिला को छोड़कर जो सीआओ थी वह हिताई शाही राजवंश की राजकुमारी थी और स्थिति के मामले में वह इन प्रोडिजी से थोड़ी अधिक ऊंची थी। आखिरकार हिताई इंपीरियल राजवंश की ताकत सभी को देखने के लिए थी, इसलिए रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र ने उसे परिचय देने के लिए आखिरी बार छोड़ दिया था। युवा मास्टर लू, ये 9वीं राजकुमारी सीआओ है और वह हमारे इताई साम्राज्य की नंबर 1 सुंदरी भी है। 9वीं राजकुमारी न केवल सुंदर है बल्कि उसकी ताकत और भी भयानक है, यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र काफी सरल और ईमानदार थे, दूसरे इतने उदार नहीं होंगे कि सबके सामने स्वीकार कर सके कि वे दूसरों से कमतर हैं। लेकिन लू एक्सियन ने वास्तव में मिस्टीरियस मून सेंसोन के बाकी शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना, केवल उसे इस महिला को 9वीं राजकुमारी सीआओ कहते हुए सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ये फैंग से जुड़े किसी व्यक्ति से मिलेगा। इस त्यानजियाओ टावर पर आना वास्तव में सही विकल्प था। चूंकि उसे यह पता नहीं चला था कि ये फैंग से कैसे संपर्क किया जाए, इसलिए वह सीआओ से कोई रास्ता खोज सकता है, ये देखने के लिए कि क्या वह ये फैंग के किसी रहस्य को जानती है। तुरंत उसने दूसरे पक्ष का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। उसकी दृष्टि शांत थी, मानो हमेशा की तरह किसी अजनबी को देख रही हो। हालांकि अन्य लोग नहीं बता सकते थे, लेकिन सीआओ इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में इसे महसूस कर सकते थे। उसके जैसी महिला अभी भी निगाहों जैसी चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। धीरे धीरे सीआओ के चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग की एक परत दिखाई देने लगी। हालांकि वह खुद इसे नहीं देख सकती थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उस नजर के नीचे उसके गाल जल रहे थे। ऐसा परिवर्तन तब भी कभी नहीं हुआ था जब भीड़ उसे घूर रही थी। उसने एक बार सोचा था कि वह पहले ही इसके प्रति प्रतिरक्षित हो चुकी है, लेकिन अब न केवल वह दूसरे पक्ष की नजरों से शर्मा गई, बल्कि ऐसा उसी क्षण हुआ था जब उसने उसे देखा था। सीआओ को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जैसे कोई हिरण उसकी छाती पर धड़क रहा हो। उसके दिल में कुछ संदेह थे, क्या यह पहली नजर का प्यार हो सकता है जिसके बारे में उसकी नौकरानी ने एक बार उसे बताया था। अलग दिखने के बारे में चिंतित सीआओ के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर लू, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी ठंडी स्पष्ट आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह समय उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। ज़्यूसन जो उस पर ध्यान दे रहा था, उसने उसके चेहरे पर हल्का गुलाबी रंग देखा और सोचा कि यह शराब पीने के कारण हुआ है, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, 9वीं राजकुमारी। लू एक्सियन की आवाज कोमल थी और उसके मुंह के कोनों पर समय पर मुस्कान दिखाई दी। हालांकि इस मुस्कुराहट में निहित अर्थ केवल वही जानता था। सीआओ के चेहरे की मुस्कान देखकर उसका सिर नीचे झुक गया। उसने अपने बगल में शराब का गिलास उठाया और विचलित होकर घूंट भर लिया, जिससे अन्य लोग ये बताने में समर्थ हो गए कि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। युवा मास्टर लू, चूंकि सभी का परिचय पहले ही हो चुका है, क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? आपने पहले जो आध्यात्मिक क्यूई का नियंत्रण प्रदर्शित किया था उसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया था, इसलिए हर कोई आपकी उम्र का अनुमान लगा रहा है। रहस्यमय चंद्रमा सन पुत्र ने इस समय उत्सुकता से पूछा। उन्होंने सीधे तौर पर अपने साधना क्षेत्र के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि यह यूं ही नहीं पूछा जा सकता था जब तक कि दूसरा पक्ष उन्हें स्वेच्छा से न बताया, वह इसे अपनी ताकत से न समझे। हालांकि उनकी उम्र के संबंध में भी ये प्रोडिजीज बहुत रुचि रखते थे। वे लू एक्सियन के दायरे का पता नहीं लगा सके, लेकिन वे जानते थे कि यह निश्चित रूप से कम नहीं होगा, ये लगभग उनके जैसा ही होना चाहिए, और अगर उन्हें उसकी उम्र पता होगी तो वे ये भी बता सकेंगे कि उसकी प्रतिभा कैसी थी। 45, यह अपने शत्रु से मिलने जैसा है। मेरी उम्र कोई रहस्य नहीं है, मैं लगभग 17 वर्ष का हूँ।
लुई एक्सिन ने इसे नहीं छिपाया, वह चाहते थे कि इन लोगों को अंतर का पता चले, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि उन्हें बाद में कुछ करने की आवश्यकता हो। लगभग 17 सबसे पहले मिस्टीरियस मून सेंसन और अन्य प्रोडिजीज को कुछ हद तक संदेह था कि उन्होंने गलत सुना है। 16 साल की उम्र में भी उनके बराबर ताकत हो, ये कैसे संभव है? किसी को पता होना चाहिए कि उपस्थित सभी लोग 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे और कुछ तो लगभग 30 वर्ष के थे। यहाँ तक कि उच्चतम प्राकृतिक प्रतिभा रखने वाले सीईओ भी अब 20 साल के हो चुके थे। क्या चियान महाद्वीप के पास ऐसी कोई विलक्षण प्रतिभा है? यदि ऐसी प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति होता तो वे उसके बारे में कभी कैसे नहीं सुन पाते? क्या वह किसी छुपी हुई ताकत का उत्तराधिकारी हो सकता है, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे महाद्वीप से आया हो? ये लोग याद करते रहे कि क्या उन्होंने पहले कभी लुई एक्सिन जैसी शख्सियत के बारे में सुना था। हालांकि उन्होंने दैवीय क्षेत्र की दिशा में नहीं सोचा, क्योंकि दैवीय क्षेत्र के लोग हमेशा बहुत उच्च प्रोफाइल वाले होते थे। उदाहरण के लिए यंग मास्टर तांता इस समय इंपीरियल सिटी में है। यहाँ तक कि ज़्यूसन भी पहले तो चौंक गए। उन्होंने हमेशा महसूस किया था कि उनकी प्राकृतिक प्रतिभा भले ही नंबर 1 न हो, कम से कम सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। पहले इताई साम्राज्य में केवल सीईओ ही उससे थोड़ा आगे निकल सका था। क्या अचानक प्रकट हुए लुई एक्सिन की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में उसकी प्रतिभा से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है? उसे अपने हृदय में अविश्वास महसूस हुआ। ध्यान से सोचने के बाद उन्हें लगा कि शायद लुई एक्सिन का दायरा उतना ऊंचा नहीं है जितना सभी ने कल्पना की थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह आध्यात्मिक क्यूई को नियंत्रित करने में काफी प्रतिभाशाली था, जिससे पता चलता है कि उसकी उम्र 16 साल थी। यह ज़्यूसन स्वयं को सांत्वना नहीं दे रहा था, ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने लुई एक्सिन जैसा कभी किसी को नहीं देखा था, इसलिए उसने मामले के बारे में अधिक तार्किक तरीके से सोचा। युवा मास्टर लू की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में इस दुनिया में दुर्लभ है। आपका परिचय कराना मेरे लिए सम्मान की बात है, यंग मास्टर। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मिस्टीरियस मून सेंस संसद में से उभरने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरे पक्ष के पीछे की ताकत या अन्य प्रश्नों के बारे में पूछना जारी नहीं रखा। आखिरकार मिलते समय बहुत अधिक पूछकर नाराजगी पैदा करना आसान था। ये देखकर कि उसका पूछने का कोई इरादा नहीं था, अन्य प्रोडिजीज को पछतावा हुआ, लेकिन वे इसे जाने ही नहीं दे सके। वे लुई एक्सिन से परिचित नहीं थे, इसलिए उनके लिए बोलना और भी अनुचित था। थोड़ी देर में सभी लोग शराब पीने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत चौंका देने वाला व्यवहार किया था। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे ये सोचे कि वे अनुभवहीन हैं। वे इसका इस्तेमाल केवल अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कर सकते थे। हालांकि निजी कमरे में माहौल फिर से जीवंत हो गया, जिससे सभी के शराब पीने और बातचीत करने का दृश्य पहले जैसा हो गया। इस दौरान लुई एक्सिन को टोस्ट करने के लिए कई प्रोडिजीज आए। वे जानते थे कि वे उसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की आकृति के बारे में जानने से बाद में इसके बारे में बात करते समय उन्हें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और ज़्यूसन ने यह विश्वास करते हुए कि उसने सच्चाई का अनुमान लगा लिया है, देखा कि पूरे कमरे का ध्यान लुई एक्सिन पर था और उसे तुरंत बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि आम दिनों में वह हमेशा इतना गौरवशाली नहीं था, वह मूल रूप से मुख्य पात्रों में से एक था। अब के विपरीत जहां किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कमरे के अंदर की जगह एक बैंक्वेट हॉल की तरह विशाल थी, इसलिए अंदर के लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। ज़्यूसन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे उस सच्चाई को फैलाने का अवसर मिल गया जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वह उसके दिल में है। जैसे जैसे यह पारित हुआ, कई लोगों को लगा कि ज़्यूसन ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। शायद उन्होंने अपने पहले प्रभाव के कारण वास्तव में लुई एक्सिन के दायरे को अधिक महत्व दिया था। ये स्पष्टीकरण सबसे उचित था। ऐसा नहीं था कि आध्यात्मिक क्यूई को नियंत्रित करने के लिए अद्वितीय प्रतिभा वाले लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिव्य भ्रूण क्षेत्र में किसी 16 वर्षीय बच्चे के बारे में कभी नहीं सुना था। किसी को देखना तो दूर की बात है। ज़्यूसन के स्पष्टीकरण से इन प्रोडिजीज ने राहत की सांस ली। पहले लुई एक्सिन की स्वाभाविक प्रतिभा ने उन पर भारी दबाव डाला था, लेकिन अब उसका सामना करते समय वे पहले की तरह विवश या भयभीत महसूस नहीं करेंगे। हालांकि उनका रवैया बेहद उत्साहपूर्ण रहा। दूसरे पक्ष की उम्र थी, भले ही वह भी दिव्य भ्रूण क्षेत्र में नहीं पहुंचा हो, लेकिन बड़ा होने पर वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति होगा, इसलिए वे सभी उसे पहले से जानना चाहते थे। और खबर फैलाने के बाद ज़्यूसन जाने और सीईओ को तथाकथित सच्चाई बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि उसे अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा था और वह लुई एक्सिन को विशेष सम्मान के साथ देख रही थी। हालांकि सीईओ को इसका पता चलने के बाद उसने कोई आश्चर्य या सम्मान नहीं दिखाया। ऐसा नहीं था कि उसने बहुत पहले ही तथाकथित सच्चाई का अनुमान लगा लिया था, बल्कि ऐसा था कि वह इस तरह के अकलों पर विश्वास नहीं करती थी। अपनी चतुराई से वह स्वाभाविक रूप से समझ सकती थी कि ज़्यूसन जानबूझकर लुई एक्सिन को नीचा दिखा रहे थे, और वह मोटे तौर पर इसका कारण जानती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसे हमेशा लुई एक्सिन के साथ अपनेपन का एहसास होता था, मानो उसके पास ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं बता सकी कि उन्हें ऐसा एहसास क्यों हुआ। ये देखकर कि दूसरे पक्ष को उनकी बातों पर बहुत अधिक विश्वास नहीं हुआ, ज़्यूसन थोड़ा अनिच्छुक थे और पक्ष में लगातार बात करते रहे। सीईओ सीधे तौर पर उसे दूर नहीं भगा सकता था, इसलिए वह केवल उदासीनता से पी सकती थी और लापरवाही से जवाब दे सकती थी, जबकि उसकी आंखें अनजाने में उस दिशा की ओर देखने का नाटक करती रही जहां लुई एक्सिन था। चूंकि अभी कुछ समय पहले लुई एक्सिन को टोस्ट करने के लिए कई संध्याएं आई थी, और इसके अलावा एक तावरान भी थी जो उसके चारों ओर मंडराती रहती थी। ये सब देखकर सीईओ को अपने दिल में एक अकथनीय खटास महसूस हुई। वह ध्यान देने से बचना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें उसके नियंत्रण का पालन करने से इनकार करती रहीं। नतीजतन उसे ज़्यूसन और तावरान दोनों देखने में बहुत अप्रिय लगे। अंत में वह ज़्यूसन को वहां से चले जाने के लिए मूर्ख बनाने के लिए उस पर विश्वास करने का केवल दिखावा ही कर सकी। तावरान को यह भी पता नहीं था कि वह बेवजह गोलीबारी में फंस गई थी। अगर उसे पता होता तो वह जरूर चिल्लाती कि उसके साथ अन्याय हुआ। हालांकि वह अक्सर एक फेंगल की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन लुई एक्सिन के लिए उसकी भावनाएं केवल जिज्ञासा और प्रशंसा थी। और सीईओ ने सोचा कि उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया है, या नहीं जानते हुए कि लुई एक्सिन ने बहुत पहले ही जान लिया था कि उसकी आंखें बार बार गुप्त रूप से इधर उधर घूम रही थी। वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। ये सीईओ से उसकी पहली मुलाकात थी, तो ऐसा क्यों लगा कि वह उसे जानती थी। लेकिन इससे उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहाना भी मिल गया। हल्की सी हंसी के साथ वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे सीईओ के पास बैठने के लिए चला गया। ये कैसा है? ऐसा लगता है कि नौवीं राजकुमारी मुझे लंबे समय से जानती है, लुई एक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं भी आपसे आज ही मिला हूँ यंग मास्टर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। सीईओ का भाषण बहुत धाराप्रवाह नहीं था। जब दूसरी पार्टी बैठी तो उसके दिल में घबराहट महसूस हुई, और इस तथ्य के साथ कि उसकी अभी की गई छोटी छोटी हरकतों का पता चल गया था, वह घबरा गई। ओह, अगर ऐसा है तो नौवीं राजकुमारी अभी मुझे क्यों देख रही है? लुई एक्सिन ने लापरवाही से पूछा, जैसे कि उसने अपने सामने युवती की शर्मिंदगी पर ध्यान नहीं दिया हो। ये खत्म हो गया है, मुझे सचमुच खोज लिया गया है, ये बहुत शर्मनाक है। इस समय सीईओ का दिमाग क्षण भर के लिए खाली हो गया। उसे कुछ बुरा करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का एहसास हुआ। ताकझांक करना वास्तव में कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा आमने सामने उजागर होने से उसकी जैसी युवा महिला को कुछ हद तक नुकसान और शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं वह इसे इनकार करना चाहती थी, लेकिन दो शब्द नहीं, मुंह से ही नहीं निकल रहे थे। लुई एक्सिन का सामना करते हुए उसने पाया कि उसके पास झूठ बोलने का बिल्कुल भी साहस नहीं था, और वह निष्ठाहीन होने के कौशल का उपयोग भी नहीं कर सकती थी जो वह दूसरों पर इस्तेमाल करती थी। फिर भी दूसरा पक्ष अभी भी उसे गंभीरता से देख रहा था, मानो स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हो। सीईओ को पता था कि उसका चेहरा अभी बहुत लाल होना चाहिए। उसके गालों पर झुलसा देने वाला तापमान उस समय से भी अधिक गर्म था जब लुई एक्सिन ने उसे पहले आकार दिया था। वह ठीक से जागने के लिए खुद को 2 बार तक मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह शासक की सबसे प्रिय बेटी थी, हिताई शाही राजवंश की नौवीं राजकुमारी।
इस शख्स के सामने वह ऐसी कैसे हो गई? ये बिल्कुल किसी शत्रु से मिलने जैसा था। 46 क्या ये फैंग किसी के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ने जा रहा है? जैसे ही सियाओ शर्मा रहा था और नीचे देख रहा था, न जाने कैसे समझाए, लुइक्सिन ने अचानक विषय बदल दिया और पूछने की पहल की, मैंने सुना है कि 9वीं राजकुमारी का ये फैंग नाम का एक मंगेतर है। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने जांच करना बंद कर दिया और विषय को बदलने की पहल की, सियाओ ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने ये फैंग के बारे में पूछा तो उसने उत्सुकता से कहा, ये फैंग का वास्तव में मेरे साथ विवाह अनुबंध है, लेकिन यह मेरे शाही पिता द्वारा निर्धारित किया गया था और यह वह नहीं है जो मैं चाहती हूँ। उसका रवैया उस समय से बिल्कुल अलग था जब ज़्यूस उसकी ओर से राज्य के शासक से विवाह करने का अनुरोध करना चाहता था। लुइक्सिन को सियाओ के स्पष्टीकरण की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों के अर्थ से कोई ये देख सकता था कि ये फैंग के साथ उसका रिश्ता कैसा था। ये फैंग के मामलों के संबंध में ये बहुत अधिक रहस्य नहीं होना चाहिए। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि भाई की योग्यता पहले इंपीरियल सिटी में उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन हाल ही में एक द्वंद्व के कारण कई लोगों ने उनके बारे में अपनी राय बदल दी है। उन्हें लगता है कि भाई अपनी ताकत छिपा रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या 9वीं राजकुमारी मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती है। ये कहने के बाद लुइक्सिन ने जानबूझकर ताज़ा समाचारों में रुचि रखने वाले एक सामान्य व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। सियाओ ने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन उस समय उसने इसे दिल पर नहीं लिया था। लुइक्सिन को इसका जिक्र करते हुए सुनकर उसने ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, यह वास्तव में सच है, लेकिन यह वो नहीं है जो वे लोग उसके समय का इंतजार करने के बारे में कहते हैं। मैं ये फैंग की योग्यता को बचपन से जानता हूँ, यह एक सामान्य कल्टिवेटर की तुलना में बहुत खराब है। अन्यथा बुरा जनरल अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होता और विशेष रूप से मेरे शाही पिता से भीख मांगने के लिए खुद को नीचे गिरा देता। जहाँ तक